हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का दिव्य दृष्टि क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं दुर्गेश और आज फिर आप सभी के लिए लेकर आया हूं बीएसटीसी के लिए जीके वाली सीरीज, जिसका आज हम देखने जा रहे हैं दूसरे एपिसोड। करते हैं मित्रों आज के इस लाइव सेशन का आगाज। आप सभी मित्र अपने सभी साथियों को जोड़ लीजिए और उन्हें भी नींद से जगा दीजिए कि मित्रों आ जाओ फटाफट। परीक्षा में जो छपने वाले प्रश्न है उनके ऊपर थोड़ा नजर डाल लीजिए। ये 50 क्वेश्चन हो सकता है मित्रों आपको 50 क्वेश्चन देखने में लग रहे हो, लेकिन इनका जो हम पोस्टमार्टम करेंगे उसके हिसाब से हम 200-250 प्रश्नों तक पहुंचेंगे। केवल एक वीडियो के माध्यम से 1.5-2 घंटे में अगर आपको 200 प्रश्न पूरे राजस्थान जीके के मिलते हो मित्रों, तो आपके लिए बहुत ज्यादा फायदाजनक हो सकता है। मित्रों आपके पास केवल मात्र और मात्र 10-12 दिन है। 10-12 दिन आप केवल मेरे साथ जुड़िए और आपकी तैयारी में 4 चांद लगाने की जिम्मेदारी आप मेरे ऊपर छोड़िए मित्रों। केवल इस लाइव सेशन को आप शुरू से लेकर आप एंड तक जरूर देखें मित्रों। मैं कह रहा हूं आपको मित्रों, आपको इस क्लास को पढ़कर बहुत आनंद आएगा। और अंत में आप सभी मित्रों के लिए एक विशेष आग्रह है मेरा कि आप सभी मित्र अंत में जब भी क्लास खत्म हो जाए, कोई भी अगर आपका एक कोई सजेशन है तो आप उस सजेशन को मेरे तक जरूर पहुंचाएं मित्रों, उस कमेंट के माध्यम से, ताकि आपका एक सजेशन मेरे लिए हो सकता है कि मेरे जीवन में कुछ चीजें हैं जो मैं आपको सुधार कर आपके लिए बता दूं। और कोई भी जो आपको लगता है कि कोई सा टॉपिक आपका कमजोर है, उस टॉपिक को भी आप उसमें लिख सकते हो, ताकि आपका वो टॉपिक भी क्लियर करवाया जा सके जो आपका कमजोर है मित्रों, क्वेश्चन के माध्यम से। तो आप सभी मित्रों का स्वागत करता हूं एक बार, सभी मित्रों का जो भी साथी लाइव सेशन में जुड़े हैं। कमलेश, कविता, राकेश, रिलो, भारती, अरुणा, मांगीलाल, मंगला, राहुल, सरोज, कोमल, राहुल, अंकुश, शोभा, राहुल, देवकरण, आप सभी मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी मित्रों ने अपना अमूल्य समय निकाला है और आप लाइव सेशन का हिस्सा बने हैं। सभी मित्रों को गुड इवनिंग, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। और आज के इस लाइव सेशन को करने जा रहे हैं प्रारंभ। करते हैं शुरुआत मित्रों आज के इस पूरे सेशन को, और अंत तक जरूर देखिएगा। बिल्कुल मांगीलाल, शुभ संध्या भाई, लग जाओ मित्रों। मैं तो कह रहा हूं कि आपके पास ज्यादा समय बचा नहीं है और जितना समय अपने पास बचा है उस समय में आप 4 चांद लगाने के लिए तैयार हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन करें प्रारंभ। चलो आज के इस लाइव सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है मित्रों स्क्रीन पर। वैभवशाली कलात्मक नगरी चंद्रावती पर 11वीं-12वीं शताब्दियों में किस राजवंश के शासकों का शासन रहा? गुजर प्रतिहार, आबू के परमार, सांबर के चौहान और गुहिल सिसोदिया। फटाफट आप मुझे इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए। राहुल भाई राम राम, निशा प्रणाम बेटा। फटाफट अपने मित्रों को भी जोड़ लो और इसको शेयर कर दो मित्रों सभी, क्योंकि कल हम 44 तक लाइव में पहुंचे थे, आज तो कम से कम 50 प्लस लाने हैं कैसे भी करके, और ये आप ला सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है मित्रों। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन आप बताइए मुझे इस प्रश्न का क्या सही उत्तर होगा, एक बार आप कमेंट करके बताइए। चलो भारती का सही उत्तर आया है, बी उत्तर बता रही है। देखते हैं अभी चेक करेंगे हम कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है और भी मित्रों के अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या होना चाहिए। अंकुश और राहुल का भी बी आ रहा है। तो अभी तक 2-3 मित्रों ने ही इस प्रश्न का जवाब दिया, तो आपका उत्तर अभी तक जो है मित्रों, राकेश का भी आंसर आ गया, बी बता रहे हैं। बिल्कुल आप सभी मित्रों का सही उत्तर है मित्रों ये, और इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आपका बी होगा। बिल्कुल मंगला, सरोज, देवकरण, कमलेश, आप सभी का स्वागत है बेटा। और आपका सही उत्तर है, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा मित्रों? आपका बी होगा, आबू के परमार। थोड़ा सा देखिए आप, यहाँ आबू स्थान आया है, इसी आबू को आज हम वर्तमान में मित्रों माउंट आबू के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं मित्रों? माउंट आबू के नाम से जानते हैं। थोड़ा सा देखना मित्रों आप कि ऐतिहासिक काल में अपने इस आबू वाले स्थान पर परमार राजवंश का शासन रहा। कौन से राजवंश का शासन रहा है? परमार राजवंश का शासन रहा। अब मित्रों इसमें जो परमार राजवंश ने शासन किया है, इस परमार राजवंश का शासन आपके रहा मित्रों चंद्रावती। कहां पर रहा? चंद्रावती। परमार राजवंश की राजधानी हुआ करती थी चंद्रावती। चंद्रावती अगर पूछा जाए मित्रों की राजस्थान के किस जिले का प्राचीन नाम है, तो आप याद रखना मित्रों सिरोही जिले का प्राचीन नाम। किस जिले का प्राचीन नाम है? सिरोही जिले का। तो सिरोही जिले का प्राचीन नाम है अपने चंद्रावती, जहां पर आपके जो आपने परमार राजवंश है उसने शासन किया था 11वीं-12वीं शताब्दी में। ये आपके सही उत्तर है मित्रों, और आपके इस प्रश्न का जवाब क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बी उत्तर। मित्रों इसमें थोड़ा सा माउंट आबू का नाम आया
है इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बताइए, सर्वाधिक वर्षा वाला अगर मित्रों आपसे स्थान पूछा जाए तो स्थान में तो आप याद रख लेना उस स्थान का नाम क्या हो जाएगा मित्रों, माउंट आबू हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, माउंट आबू। अगर इसी जगह अगर आपको मित्रों ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बताइए तो फिर इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा मित्रों, झालावाड़ हो जाएगा। और सर्वाधिक वर्षा होने के कारण ही आपके राजस्थान के झालावाड़ जिले को एक नाम से जाना जाता है और इसे अपने राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों, इसको राजस्थान का चेरापूंजी कहते हैं। इस माउंट आबू का एक क्वेश्चन और बता रहा हूं मित्रों, एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपके राजस्थान में, पूछा जाएगा कि दूध बावड़ी कहाँ स्थित है, तो दूध बावड़ी भी आप याद रखना माउंट आबू स्थान पर है जो आपके सिरोही जिले में पड़ता है। मित्रों थोड़ा सा इस क्वेश्चन को घुमा के ऐसे पूछ सकता है आपसे, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि राजस्थान में दूध तलाई नाम से एक झील है और दूध तलाई झील की लोकेशन पूछा जाए तो इसका आंसर आपको क्या बताना है मित्रों, फिर इसका आंसर बदल जाएगा आपका और उत्तर क्या हो जाएगा, उदयपुर हो जाएगा। जबकि दूध बावड़ी पूछे तब इसका आंसर क्या होना चाहिए, माउंट आबू होना चाहिए। याद रखना सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपका कौन सा हो जाएगा, माउंट आबू। मित्रों एक चीज और बता रहा हूं, ये जो माउंट आबू है आपका, ये माउंट आबू जो है मित्रों, इस माउंट आबू में आपके एक वन्य जीव अभ्यारण्य भी बना हुआ। और माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य की एक खास बात बता रहा हूं मित्रों, माउंट आबू वन्य जीव जो अभ्यारण्य है आपके एक पक्षी के लिए प्रसिद्ध है, एक पशु के लिए, जिसका नाम है जंगली मुर्गे। क्या नाम है मित्रों, जंगली मुर्गे। और यही जंगली मुर्गों की बात करूं मैं मित्रों तो जंगली मुर्गा आपके राजस्थान के सिरोही जिले का वन्य जीव शुभंकर भी माना जाता है। और ये माउंट आबू जो आपके वन्य जीव अभ्यारण्य मित्रों, इसमें आपके एक वनस्पति पाई जाती है, उसका नाम भी याद रखना, उस वनस्पति का नाम है मित्रों आपके डिकिल पटेरा आबुएंसिस। अरे क्या नाम है मित्रों, डिकिल पटेरा आबुएंसिस। इस डिकिल पटेरा आबुएंसिस वनस्पति को ही आपके राजस्थान में अंबर तरी के नाम से जाना जाता है। यह एक औषधीय पादप है जो पूरे विश्व में कहां पाया जाता है मित्रों, केवल माउंट आबू स्थान पर पाया जाता। यही मित्रों माउंट आबू का नाम आया। एक क्वेश्चन और बता रहा हूं, यही आपकी विश्व की सबसे जो सुंदर छिपकली है मित्रों, वो विश्व की सबसे सुंदर छिपकली भी यहाँ पाई जाती है मित्रों। तो याद रखना विश्व की सबसे अत्यंत सुंदर छिपकली भी आपके कहाँ पाई जाती है, माउंट आबू वन्य जीव अभ्यारण्य में पाई जाती, जो आपके कौन से जिले में स्थित है मित्रों, सिरोही जिले में स्थित है। चले शोभा गुड इवनिंग बेटा, चलो किरण कुमारी गुड इवनिंग, परवीना गुड इवनिंग। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति का एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है और किस रूप में पूजा जाता है, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक पूर्वज के रूप में और एक संत के रूप में, ये बताइए आप। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए और राजस्थान कला और संस्कृति का ये क्वेश्चन है, बताइए। हाँ शिवा भाई बताइए, क्या आपका कोई प्रश्न है, हेलो कह रहे हो, चलो बताइए। बिल्कुल अरुणा, उस छिपकली का नाम युबले पेरिस है, वेरी गुड, ऐसी तैयारी होनी चाहिए, फिर तो चांद चांद लगा देंगे हम। चलो बहुत बढ़िया, इस प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं और भारती का ए आया है। देखते हैं अभी, कमलेश ए बता रहा, सरोज चौधरी ए बता रहे हैं, मंगला नागर ए बता रहे हैं, रामेश्वर गुजर गुड इवनिंग भाई, सरिता, पनवीना, रिलो, अरुणा, देवकरण, भवानी सिंह, सबका सही उत्तर आया है। और आपका सही उत्तर है मित्रों इसका, ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। अब मित्रों आपके एक प्रश्न आया है कि आपसे प्रश्न पूछा है मित्रों कि क्षेत्रपाल क्या है। देखना मित्रों, इस क्षेत्रपाल को ही अपने राजस्थान में खेतलाजी के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों, इनको खेतलाजी भी कहा जाता। क्षेत्रपाल को खेतलाजी कहा जाता, इन्हें ही अपने राजस्थान में खेतरपाल के रूप में भी पूजा जाता है। अब आपके क्षेत्रपाल, खेतरपाल और खेतलाजी ये क्या है मित्रों, आपके राजस्थान के एक लोक देवता है मित्रों और लोक देवता के रूप में इनको पूजा जाता। क्यों पूजा जाता, क्योंकि एक बार क्या हुआ मित्रों कि इनके गांव पर अपने मुस्लिम आक्रमणकारियों ने आक्रमण कर दिया था और मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी गांव की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया था। इसलिए इन्हें राजस्थान की संस्कृति में आज भी अपने ग्राम रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है। इन्होंने अपने गांव की रक्षा की थी मित्रों, गांव की रक्षा की थी तो अपने क्षेत्र को बचाया था, इसलिए इन्हें अपने राजस्थान में क्षेत्र रक्षक देवता के रूप में भी पूजा जाता। तो ग्राम रक्षक या क्षेत्र रक्षक देवता आपके कौन हो जाएंगे मित्रों, उनका नाम हो जाएगा क्षेत्रपाल, खेतलाजी या खेतरपाल। अब यहाँ मैं एक क्वेश्चन और आपसे बताने जा रहा हूं मित्रों कि अगर पूछा जाए इनका मुख्य मंदिर आपके कहाँ स्थित है, खेतलाजी का मंदिर मित्रों याद रखना आपके सोनाड़ा ग्राम में स्थित है और सोनाड़ा स्थान आपके पाली में पड़ता है। यहाँ खेतलाजी का मेला भी बढ़ता है और खेतलाजी का मेला हिंदू नव वर्ष के दिन बढ़ता है और हिंदू नव वर्ष की तारीख पूछे तो क्या हो जाएगी मित्रों, चैत्र शुक्ल एकम। तो इस चैत्र शुक्ल एकम के दिन खेतलाजी का मेला भी बढ़ता है। एक और
और ध्यान देना मित्रों, अगर खेतला जी के सर्वाधिक मंदिर अगर आपसे पूछ लिया जाए कि राजस्थान में खेतला जी के सर्वाधिक मंदिर कहाँ स्थित है, तो आप ध्यान रखना मित्रों, इसका उत्तर आपका हो जाना चाहिए डूंगरपुर। क्या हो जाएगा? डूंगरपुर। एक और क्वेश्चन बता रहा हूं मित्रों कि आपसे पूछा रहे ये जो खेतला जी है मित्रों, इनके मंदिर में किसका इलाज होता है? तो जो भी कोई अपने जो बच्चा अपने स्पष्ट तरीके से बोल नहीं पाता है, उस बच्चे को हम क्या कहते हैं? हकलाने वाले। हकलाने वाले जो भी बच्चे हैं मित्रों, हकलाने वाले बच्चों का इलाज आपके किस लोक देवता के मंदिर में होता है? खेतला जी के मंदिर में होता है, जिनका मेन मंदिर सोनाना ग्राम पाली में है। और इनके राजस्थान में सबसे ज्यादा मंदिर पूछे तो ये कहाँ स्थित है? डूंगरपुर में। ग्राम देवता या ग्राम रक्षक देवता, क्षेत्र रक्षक देवता इन्हें कहा जाता है। मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए अपने प्राणों का क्या दिया था? बलिदान दिया था। ऐसे बहादुर योद्धा को किस रूप में पूजा जाता है? आपके ग्राम देवता के रूप में पूजा जाता है। बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। चलो बहुत बढ़िया। रीलो जयपुर मेट्रो की शुरुआत भाई 2015 में हुई थी, कल भी बताया था। ठीक है नितेश भाई, जलावड़ की धरती से प्रणाम। प्रणाम भाई। चलो फटाफट बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र तत्व वाद्यंत्र नहीं है? ये क्वेश्चन है आपके सामने और आप इस प्रश्न का सही उत्तर बताइए फटाफट। क्या होगा? एक बार लाइव सेशन को थोड़ा शुरू मित्रों आप शेयर करें ताकि और भी मित्रों को जोड़ दो फटाफट से। चलो बताइए मित्रों फटाफट, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वाद्यंत्र आपका तत्व वाद्यंत्र नहीं है? अलगोजा, कमाइचा, जंतर, रावण हत्था। क्या आएगा सही उत्तर इस प्रश्न का? चलो अलगोजा सुशीर बता रहे हैं। चलो देखते हैं, 5-7 मित्रों ने अपने कमेंट करके दिया है उत्तर, बाकी सभी मित्र तो इधर उधर की बातों में व्यस्त हैं। देखिए मित्रों, आप ध्यान रखना, आपसे पूछा है कि कौन सा वाद्यंत्र आपके तत्व वाद्यंत्र नहीं है? अलगोजा, जो आपने सही बताया मित्रों। अलगोजा आपके राजस्थान में सुशीर वाद्यंत्र की श्रेणी में रखा गया। ये सुशीर वाद्यंत्र का मतलब क्या होता? ऐसे वाद्यंत्र जिन्हें फूंक मारकर बजाया जाता हो उन्हें हम क्या कहते हैं? सुशीर वाद्यंत्र कहते हैं। अलगोजा ध्यान रखना मित्रों, ये अपने राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र है। क्या है मित्रों? ये राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र है। इसमें 2 बांसुरियां आपस में जुड़ी होती है। एक बांसुरी में आपके 7 छेद होते हैं और दूसरे वाली जो बांसुरी होती है उसमें जनरली अपने कितने छेद होते हैं? 4 छेद होते हैं। अलगोजा ध्यान देना मित्रों, आपके इसके 2 प्रसिद्ध कलाकार हैं और एक प्रसिद्ध कलाकार का नाम ध्यान रखना, उस कलाकार का नाम है मित्रों आपके रामनाथ चौधरी। और रामनाथ चौधरी की मैं बात करूं मित्रों तो इनका संबंध आपके पदमपुरा गांव से है। और ये पदमपुरा गांव अभी वर्तमान में आपके कहां पड़ता है? ये अभी वर्तमान में इसकी लोकेशन देखा जाए मित्रों तो ये जयपुर ग्रामीण के अंतर्गत आता है आपका पदमपुरा गांव। ठीक है मित्रों, यहाँ रामनाथ जो चौधरी है आपके, इनकी एक विशेषता है मित्रों कि ये अपने मुंह की बजाय अपने नाक से क्या बजाते हैं? अलगोजा बजाते हैं। तो नाक से अलगोजा का वादन करने वाले एकमात्र राजस्थान के कलाकार कौन हो जाएंगे मित्रों? इनका नाम हो जाएगा आपके रामनाथ चौधरी। एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं मित्रों, इसी अलगोजा के एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम आता है मित्रों आपके दोदे खां। और दोदे खां का संबंध आपके राजस्थान के बाड़मेर जिले से रहा। दोदे खां बाड़मेर क्यों याद किए जाते हैं मित्रों? क्योंकि एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय कलाकार माने जाते हैं और अपने देश के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजीव गांधी जी हैं, उन राजीव गांधी जी के विवाह में अलगोजा बजाया था किसने? दोदे खां ने। और दोदे खां कहाँ के रहने वाले? अपने बाड़मेर के। याद रखना, राजस्थान का राज्य वाद्यंत्र सुशीर वाद्यंत्र की श्रेणी में आता। 2 बांसुरियां आपस में जुड़ी होती है, एक में 7 छेद होते हैं और दूसरी में कितने छेद होते हैं? 4 छेद। इसके प्रसिद्ध कलाकार का नाम रामनाथ चौधरी है। पदमपुरा गांव जो नाक से अलगोजा बजाता है। और दोदे खां बाड़मेर अपने कहाँ के रहने वाले? आपने बाड़मेर के हैं। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के विवाह में क्या बजाया था? अलगोजा बजाया था। ठीक है मित्रों, फिर आपसे पूछा जाएगा कमाइचा इसका एक प्रसिद्ध कलाकार है और आप याद रखना मित्रों, प्रसिद्ध कलाकार का नाम है आपके कमल साकार खां। क्या नाम है मित्रों? कमल साकार खां। ये कमल साकार खां आपके किसके प्रसिद्ध कलाकार हो जाएंगे? कमाइचा के हो जाएंगे। उसके बाद जंतर याद रख लेना, जंतर ऐसा वाद्यंत्र है मित्रों जिसका प्रयोग आपके गुर्जर जाति के भोपों द्वारा देव नारायण जी की जो फड़ का वाचन किया जाता है उसमें किया जाता है। अब देव नारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और देव नारायण जी की फड़ के वाचन में किसका प्रयोग करते हैं? आपके जंतर का। रावणहत्था याद रख लेना मित्रों, इसका सबसे ज्यादा प्रयोग भोपे करते हैं, इसलिए इसे भोपों का वाद्यंत्र भी कहा जाता है। रावणहत्था वाद्यंत्र में आपके तारों की संख्या कितनी होती है मित्रों? 9 होती है। और इसका प्रयोग आपके 2-3 लोक देवताओं की फड़ के वाचन में होता है। याद रखना, एक तो आपका पाबू जी हो जाएगा मित्रों, एक आपके आंसर हो जाएगा रामदेव जी। और इसके अलावा राजस्थान में एक लोक देवता और है जिनका नाम है आपके डूंगर जी, जवार जी। ये तीनों लोक देवता, इनकी फड़ के वाचन में किसका प्रयोग किया जाता है? आपके रावणहत्था वाद्यंत्र का। और रावणहत्था वाद्यंत्र के बारे में पूछा जाए तो ये राजस्थान का अपने सबसे लोकप्रिय वाद्यंत्र भी माना जाता है। तो ये सभी मैंने आपके सामने चारों ऑप्शन का पोस्टमार्टम किया है मित्रों, याद रखना आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन।
राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, ये बताओ आप। चलो, रिलो 1 जनवरी 2010 को भाई अपने जो मेट्रो चलाने के लिए सरकार और अपने कोई कंपनी उसके बीच में MOU हुआ था, ठीक है, एक सम्मेलन अपना हस्ताक्षर हुआ था, ये याद रखना, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। ये सतीश ने दे दिया, पाकिस्तान में वॉलीबॉल मैच के दौरान आत्मघाती हमले में 75 लोगों की मौत। चलो सही है, बिल्कुल। नितेश बप्पन के जादूगर जहूर खां मेवाती है, आगे प्रश्न आएंगे इनके, करेंगे वहां बात, आप चिंता नहीं करें। चलो, देवनारायण जी की पढ़ सबसे लंबी है, हाँ मांगीलाल बिल्कुल सबसे लंबी है, आने दो प्रश्न को, वहां बातचीत करते रहेंगे हम, टेंशन मत लो, आप सब प्रश्नों के जवाब दे दिए जाएंगे आपके। इसका उत्तर बता दो आप तो मुझे, क्या इसका उत्तर होगा? धौलपुर, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, इनमें से पूछा है क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है। बिल्कुल आप सभी मित्रों का सही उत्तर है मित्रों, और यहाँ मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन पढ़वाने वाला हूँ मित्रों, ध्यान देना आप। अगर मित्रों प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है, अब राजस्थान का क्षेत्रफल ध्यान देना मित्रों, राजस्थान का क्षेत्रफल है आपके 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। अगर मित्रों इसे ही आपके वर्ग मील में पूछा जाए तो याद रखना 1,32,139 वर्ग मील, ये मील में हो जाएगा, ये भी राजस्थान का क्षेत्रफल है, और ये केवल किसमें, आपके वर्ग किलोमीटर में, ज्यादातर वर्ग किलोमीटर वाले ही पूछा जाता है। अब यहाँ बात करें मित्रों, आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं राजस्थान का जो अपने क्षेत्रफल में देखा जाए मित्रों, तो भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत योगदान है? 10.40 या 41% का योगदान है। विश्व में अपने राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान पूछा जाए तो फिर विश्व में हमारा योगदान कितना है? 0.25% है। तो भारत में तो आपके राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान कितना हो जाएगा मित्रों? ये 10.41% हो जाएगा, और विश्व में आपके राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान पूछा जाए तो क्या आंसर देना है? 0.25% देना है। अब यहाँ मैं अगर मित्रों आपके सामने बात करूं कि जैसे आपसे पूछा जाएगा मित्रों कि आपके राजस्थान जो है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अपने देश का सबसे बड़ा राज्य है। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से आपके जो सबसे बड़ा राज्य है आपके, ये राजस्थान है आपका। अब मुझे आप मित्रों ये बताइए फटाफट कमेंट करके कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान देश का सबसे बड़ा राज्य कब बना था, ये क्वेश्चन आपको बताना है। इतने में मैं कुछ चीजें बता रहा हूं। अब इसमें मित्रों एक प्रश्न पूछा जाता है आपसे कि राजस्थान के अपने कुछ जिले हैं जिनको क्षेत्रफल की दृष्टि से बांटा गया है। अब इसमें आप दो चीजें ध्यान देना मित्रों, एक तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले पूछे जा सकते हैं, और एक आपसे पूछे जा सकते हैं मित्रों सबसे छोटे जिले। अब तो देखो मित्रों आपसे पूछा रहेगा कि राजस्थान में सबसे बड़ा जिला कौन है और सबसे छोटा जिला कौन है, तो यहाँ हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि कौन कौन से आपके प्रश्न बन रहे हैं। अब देखो आप अगर क्वेश्चन पूछा जाए राजस्थान के सबसे बड़े जिले, इनको याद करना है तो आप केवल 4 शब्द याद कर लेना। इसकी ट्रिक है मित्रों आपके JBBJ, क्या है? JBBJ, जे बोलनी है किसकी? बीबी की, और लास्ट में भी क्या बोलना है? जे बोलना है। तो देखना अब एक आपका जिला बनेगा जैसलमेर, एक आपका जिला बनेगा बीकानेर, तीसरे नंबर पर आपका बनेगा बाड़मेर, और आपका एक जिला बनेगा वापस, उसका नाम क्या हो जाएगा? जोधपुर। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर ये क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के सबसे बड़े जिले हैं। इनमें भी अगर क्रम पूछे तो ये क्रम के अनुसार है मित्रों। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन हो जाएगा? जैसलमेर हो जाएगा, और इसका क्षेत्रफल भी पूछा जाए तो 38,401 वर्ग किलोमीटर इसका आपके क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाएगा। सबसे छोटे जिले पूछे मित्रों तो इनको याद रख लेना आप, 3 बार डी लिखना है आपको, ट्रिपल डी, और लास्ट में क्या लिखना है? पी लिखना है। देखिए मित्रों आपके सामने ये जिले बन जाएंगे, और आपके कौन कौन से जिले बनेंगे इनको भी देख लेते हैं। ट्रिपल डी में आपका सबसे छोटा जिला पहले नंबर पर बनता है धौलपुर। धौलपुर का क्षेत्रफल पूछा जाए तो इसका क्षेत्रफल है मित्रों आपके 3,034 वर्ग किलोमीटर। धौलपुर के बाद आपका दूसरा सबसे छोटा जिला दौसा, तीसरे नंबर का सबसे छोटा जिला पूछे उसका नाम आता है आपके डूंगरपुर, और एक आपके चौथे नंबर पर जिला आता है उसका नाम क्या है मित्रों? प्रतापगढ़। क्या नाम है? प्रतापगढ़। तो उसने सबसे छोटा जिला पूछा है, इसका आंसर क्या होना था मित्रों? धौलपुर होना था। अब धौलपुर आपके राजस्थान में 27वें नंबर का जिला बना था मित्रों, और ये राजस्थान का कौन सा जिला बना था? 27वें नंबर का जिला बना। तो ये कब बना ये भी बता देता हूँ मित्रों। 27वें नंबर का जिला इसको अपने 15 अप्रैल 1982 में बनाया गया था। 15 अप्रैल 1982 में धौलपुर जिले को जब बनाया गया, उस समय आपके राजस्थान के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? शिवचरण माथुर साहब थे। तो शिवचरण माथुर के समय राजस्थान का अपने 27वें नंबर का जिला कौन बना था? धौलपुर, जिसका गठन आपके 15 अप्रैल 1982 को हुआ। ये सब चीजें याद रखना मित्रों, और आगे जैसे भी प्रश्न आएंगे
आगे मैं और बात करूंगा। बिल्कुल आपका सही उत्तर है मित्रों। राजस्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य देश में कब बना था? ये बना था मित्रों 1 नवंबर 2000 को बना था। और ये कैसे बना मित्रों? क्योंकि पहले क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य एमपी हुआ करता था। मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ को अलग राज्य का दर्जा बनाया गया, तब आपके जो राजस्थान है वो देश का सबसे बड़ा क्या बन गया था? राज्य बन गया था 1 नवंबर 2000। ठीक है मित्रों, चले आगे बात करते हैं। बहुत अच्छा आपका जवाब है मित्रों, और अच्छा लगा मुझे आपके जवाब देखकर। राजस्थान में विद्यालय एवं व्यापक शिक्षा योजना निर्माण, क्रियान्वयन एवं मूल्यांकन के लिए सर्वोच्च शैक्षिक संगठन है RSCERT उदयपुर, IASE बीकानेर, DIET डाइट जयपुर और RII आपके RIE अजमेर। ये पूछा जा रहा मित्रों, आप बताइए फटाफट कि राजस्थान में जो अपने विद्यालय है उसमें जो शिक्षा चलती है उसमें आपका पाठ्यक्रम कौन बनाता है, मूल्यांकन कौन करता है, उसके लिए संस्थान पूछा है। ये क्वेश्चन एसटीसी में पहले भी पूछा है, वापस रिपीट हो सकता है मित्रों। ठीक है, बताओ फटाफट क्या इसका सही उत्तर होगा? बताओ मित्रों फटाफट। सी बता रहे हैं। देखिए मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर आपने जितने भी साथियों ने अभी तक इसका कमेंट किया है सभी का मित्रों गलत है। इस प्रश्न का सही उत्तर ए होगा। अब ये ए कैसा आया मित्रों? RSCERT ये जो संस्थान है आपके, इसका मुख्यालय कहाँ है मित्रों? उदयपुर। ये देखो आप थोड़ा सा इसको देखते हैं पहले कि इसका मतलब होता क्या है, मैं बताता हूँ आपको। आर का मतलब आपके बनेगा मित्रों राजस्थान, एस का मतलब स्टेट, सी का मतलब बनाना है काउंसिल, और आपको फिर काउंसिल ऑफ, और ई का मतलब बनाना है एजुकेशनल यानी आपके शैक्षिक, और एजुकेशनल के बाद में आपका बनेगा मित्रों आर से रिसर्च। क्या बनेगा? रिसर्च। और आपका टी से एक मीनिंग बनेगा जिसका नाम है ट्रेनिंग। क्या नाम है मित्रों? ट्रेनिंग। राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, राजस्थान राज्य परिषद आपके शैक्षिक परिषद बनाया गया जहां पर अनुसंधान और प्रशिक्षण दिया जाता है। उस संस्थान का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? उदयपुर। इस RSCERT की स्थापना अगर पूछी जाए मित्रों तो इसकी स्थापना आपके 11 नवंबर 1978 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपके उदयपुर में है। राजस्थान में जो भी आपके जो एजुकेशन की शिक्षा है उसमें जो आपके क्रियान्वयन और मूल्यांकन करने का कार्य करता है वो कौन सा संस्थान करता है? RSCERT संस्थान करता उदयपुर में। ये फुल फॉर्म याद रख लेना मित्रों, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग सेंटर, जो आपका कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में। ऐसे आपका एक संस्थान आता है मित्रों RBAC, और RBAC तो आपको पता ही है आपका अजमेर में स्थित है। कहाँ मित्रों? कहाँ स्थित है? आपके अजमेर में। अब RBAC का मतलब राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आपका कहाँ है? अजमेर में। ये भी याद रखना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोटा के किस शासक के काल को कोटा स्कूल की चित्र शैली का उत्कृष्ट काल माना जाता है? बताइए। महाराव शत्रुसाल सिंह प्रथम, महाराव किशोर सिंह, महाराव शत्रुसाल सिंह द्वितीय, और महाराव उमेश सिंह फर्स्ट। क्या आएगा इसका उत्तर? बताओ मित्रों क्या इसका सही उत्तर होगा? चलो बताइए फटाफट। जितने भी मित्र जुड़े हुए हैं एक बार लाइव सेशन को लाइक कर दें और अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें मित्रों, ताकि और भी जुड़ जाएं। चलो इसका उत्तर डी बता रहे हैं। देखते हैं, अभी चेक करेंगे। सरोज और शिवानी, जसवंत भारती, प्रवीणा, सबका डी आया है। राकेश, मांगीलाल, सतीश, नितेश। अच्छा नितेश, ठीक है भाई। चलो इस प्रश्न का सही उत्तर दे रहे हो सब, और सभी मित्रों का सही उत्तर आया है। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? महाराव उमेश सिंह। देखो आपके मित्रों पूछा है राजस्थान में कोटा चित्रशैली, कौन सी चित्रशैली पूछा है? कोटा चित्रशैली। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूँ मित्रों आपके कोटा चित्रशैली की। अगर क्वेश्चन पूछा रहा है कि राजस्थान में ये जो कोटा चित्रशैली है ये किस राजा के समय प्रारंभ हुई थी, तो कोटा में एक राजा थे मित्रों, उनका नाम आता है आपके राव राम सिंह।
राम सिंह 2 बने हैं, ये पहले वाले हैं क्योंकि राम सिंह सेकंड 1857 की क्रांति के समय थे। और स्वर्णकाल पूछा जाए, स्वर्णकाल का मतलब होता है सर्वाधिक विकास किस राजा के शासन काल में हुआ, तो उनका नाम आता है मित्रों आपके उमेश सिंह। क्या नाम आता है मित्रों? उमेश सिंह। उमेश सिंह फर्स्ट कह सकते हैं, उमेश सिंह कह सकते हैं। इन्होंने अपने कोटा चित्रशैली में सबसे ज्यादा विकास किया, तो इनका काल क्या माना जाता है? स्वर्णकाल। कोटा चित्रशैली आपके मित्रों पूरे राजस्थान में किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये पूरे राजस्थान में आपके शिकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों कि शिकार के दृश्यों का चित्रण राजस्थान की किस चित्रशैली में किया गया है, उस चित्रशैली का नाम क्या हो जाएगा मित्रों? आपके कोटा चित्रशैली हो जाएगा। यहाँ मैं आपको और चीजें बताने वाला हूँ मित्रों, और क्या क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। ये आपकी जो कोटा चित्रशैली है, इसमें जो आपकी महिलाएं मित्रों, नारियां, इन नारियों को भी इसमें अपने शिकार करते हुए दिखाया गया। तो एकमात्र ऐसी चित्रशैली है जिसमें नारियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। ये आपकी कौन सी चित्रशैली हो जाएगी मित्रों? ये कोटा चित्रशैली हो जाएगी। कोटा चित्रशैली में अपने कोई एक चित्रकार था मित्रों, और कोटा में एक राजा बने थे। कोटा के शासक का नाम था आपके गुमान सिंह। क्या नाम था मित्रों? गुमान सिंह। गुमान सिंह के एक दरबारी चित्रकार थे जिनका नाम आता है डालू। और डालू ने अपने क्या किया था मित्रों कि अपने एक चित्र बनाया था इन्होंने, और उस चित्र का नाम आता है मित्रों आपके रागमाला। तो रागमाला का चित्रण कोटा चित्रशैली में डालू चित्रकार ने किया था, जो अपने किस राजा के दरबारी चित्रकार थे? गुमान सिंह। ये भी याद रखना मित्रों। फिर मैं आपको बता रहा था मित्रों कि कोटा ऐसी चित्रशैली है मित्रों जिसमें एक नायिका है, और नायिका जब जंगल में जाती है ना, तो नायिका के पैर में क्या चुभ जाता है? कांटा। तो नायिका के पैर में चुभा हुआ कांटा, ये भी आपके किस चित्रशैली में चित्र बना हुआ है? ये भी आपके कोटा चित्रशैली में बना हुआ है। ठीक है मित्रों, याद रखना आप। कोटा चित्रशैली में अपने अगर पूछा जाए कि नायिका की आंखें कैसी है, तो इसमें हिरण जैसी उसकी आंखें बताई गई है। हिरण जैसी कह सकते हैं, या फिर इनको कह सकते हैं मृग नयनी। ये सब विशेषताएं आपके किसकी है? कोटा चित्रशैली की। अब मैं यहाँ आपको मित्रों 3 क्वेश्चन गजब के बता रहा हूँ, और तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपको कंफ्यूज कर सकते हैं मित्रों। एक बार आप सुने, अगर क्वेश्चन आ जाए मित्रों तो आप बताना मुझे, देखेगी आप कमेंट करना, राजस्थान में शिकार के दृश्य किस चित्रशैली में? ये तो मैंने आपको बता दिया मित्रों, इसका उत्तर तो आपका क्या होगा? कोटा होगा। पर अगर मित्रों क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की ऐसी चित्रशैली बताइए जिसके शिकार के जो चित्र हैं, उन शिकार के चित्रों पर त्रिविमीय प्रभाव दिखाई देता है। त्रिविमीय का मतलब कि वो जो आपके चित्र बने हुए हैं उनको 3D में बनाया गया, 3 डायमेंशन में बनाया गया। ऐसा त्रिविमीय प्रभाव किस चित्रशैली में दिखाई देता है? ये इसका आंसर दूसरा होगा। और एकमात्र ऐसी चित्रशैली बताइए, एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिसमें अपने शिकार के चित्रों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया। एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिसमें शिकार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। ये आपके 3 क्वेश्चन है मित्रों, और ये तीनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। तीनों में कंफ्यूजन सा बना रहता है। जैसे व्यक्ति शिकार देखता है तो शिकार करने के लिए कहाँ चला जाता है? कोटा चला जाता है। पर कोटा में बिल्कुल आपका सही होगा जब आपसे क्या पूछा जा रहा है मित्रों, पहला क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब आपका आंसर क्या होगा? सही होगा। अब देखो आप इसमें जो पूछा है मित्रों, आपने भी उत्तर देने का प्रयास किया है, और देखो आप थोड़ा सा कि शिकार की चित्रों पर त्रिविमीय प्रभाव आपके एक चित्रशैली में दिखाई देता। उस चित्रशैली का नाम हो जाएगा मित्रों आपके मेवाड़। इसी मेवाड़ चित्रशैली को हम क्या कह सकते हैं मित्रों? उदयपुर चित्रशैली के नाम से भी जानते हैं। फिर उसने ये पूछा मित्रों आपसे कि एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिसमें शिकार पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया गया, ऐसी चित्रशैली आपके कौन हो जाएगी मित्रों? उस चित्रशैली का नाम हो जाएगा आपके उनियारा चित्रशैली। और उनियारा जो ठिकाना है मित्रों, ये आपके कहाँ पड़ता था? वर्तमान में अभी कहाँ है? ये टोंक में। ये एकमात्र ऐसी चित्रशैली जिसने अपने चित्रों में किस पर प्रतिबंध लगाया है? शिकार के चित्रों पर। ये तीनों क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण है मित्रों, याद रखना आप। बहुत अच्छे क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, कोटा कोटा। चलो नितेश आराम से पढ़ा रहे भाई, ठीक है। चलो देखें अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्या कह रहा अगला क्वेश्चन। जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह ने किन स्थलों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था? सही समूह का चयन करें। ये आपको बताना है मित्रों। बताओ आप फटाफट क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर। थोड़ा सा और प्रयास करें, और लाइव सेशन को जरूर आप लाइक करके आप मित्रों शेयर करें ताकि और भी साथी जुड़ जाएं। अच्छा नितेश आप पढ़े हो मेरे से चाणक्य में? चलो बहुत अच्छी बात है भाई। कौन से पेज में पढ़े थे? BSTC में? चलो इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है। क्या इसका उत्तर होगा ABCD में से? बताओ फटाफट। चलो B बता रहे हैं।
सही है क्या बी? अंकुश, कमलेश, नितेश, भारती, सरोज, अक्षरा। चलो सही उत्तर है मित्रों जयपुर, वाराणसी, उज्जैन, मथुरा और दिल्ली। ये पांचों ऐसे स्थान है जहां पर आपके जयपुर के एक राजा थे सवाई जयसिंह, इन्होंने अपने सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था मित्रों, याद रखना। अब मित्रों इसमें ध्यान देना, अपने राजस्थान में जो जयपुर की सौर वेधशाला है, जयपुर की सौर वेधशाला, उस जयपुर की सौर वेधशाला का नाम क्या है मित्रों? उसका नाम आता है आपके जंतर मंतर। क्या नाम आता है मित्रों? जंतर मंतर। थोड़ा सा ध्यान देना आप। अगर मित्रों क्वेश्चन पूछा जाए इस जंतर मंतर को यूनेस्को में शामिल किया गया है और जंतर मंतर को यूनेस्को में कब शामिल किया गया था, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है। और इसको यूनेस्को में शामिल किया गया मित्रों आपके 31 जुलाई 2010 में शामिल किया गया, ये याद रखना आप। और जंतर मंतर जयपुर में सौर वेधशाला है। ऐसी ही अपने जंतर मंतर 5 वेधशालाओं का निर्माण आपके जयपुर के एक शासक ने करवाया था और जयपुर के शासक का नाम क्या था मित्रों? सवाई जयसिंह। तो जयपुर शासक सवाई जयसिंह ने 5 स्थानों पर आपके जंतर मंतर का निर्माण करवाया था। एक आपका जयपुर है, एक वाराणसी ये उत्तर प्रदेश में है मित्रों, और उज्जैन आपका पड़ता है एमपी में, मथुरा आपका कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में, और दिल्ली अपना है ही सही केंद्र शासित प्रदेश, वहाँ स्थित है। ये 5 आपकी जंतर मंतर है और पांचों किसने बनवाई थी? सवाई जयसिंह। जयपुर वाला जंतर मंतर इसको यूनेस्को में शामिल किया गया है 31 जुलाई 2010 में। ठीक है मित्रों, बिल्कुल सही उत्तर है आपका भी। अगला क्वेश्चन चेक करते हैं। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 20, 25, 40 और 35। कल ही मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था और आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर देंगे। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? बताओ फटाफट। हाँ परवीना, बिल्कुल बृहद सम्राट घड़ी रखी हुई है। चलो इसका उत्तर बताइए फटाफट। 20, 25, 40, 35, क्या आएगा इसका उत्तर? भारतीय संसद में कितने सदस्य चुने जाते हैं? अगर जिसने मेरी कल की क्लास पढ़ी होगी वो इस प्रश्न का सही उत्तर बताएंगे। चलो अंकुश और नितेश डी बता रहे हैं। और भी कोई व्यक्ति हो जो इनका समर्थन करना चाहता हो या फिर दूसरा उत्तर देना चाहता हो तो बताइए। चलो डी आ रहा है, बिल्कुल मित्रों सही उत्तर है। भारतीय संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? 35। कल भी बात की थी मित्रों की संसद में आपके 2 सदस्य जोड़ने हैं आपको। एक तो आपको लोकसभा के सदस्य जोड़ने हैं और एक आपके किसके सदस्य जोड़ने हैं? राज्यसभा। एक बार और बता रहा हूँ मित्रों, लोकसभा अपने राजस्थान में सीटें पूछे तो इसकी 25 है और राज्यसभा की सीटें कितनी है? 10। दोनों को अगर जोड़ोगे आप तो ये भारतीय संसद में सदस्य जाते हैं अपने राजस्थान से और दोनों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। अगर मित्रों क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता कि राजस्थान में विधानसभा की संख्या बताइए तो राजस्थान में विधानसभा की जो संख्या है फिर अपन क्या बता दें मित्रों? 200 बता दें। ठीक है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान में 1857 की क्रांति का केंद्र कहाँ था? जयपुर, जैसलमेर, श्री गंगानगर, नसीराबाद। आप बताइए मुझे फटाफट इसका क्या उत्तर होगा। इतने में मैं कुछ चीजें लिखता हूं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। ये क्वेश्चन भी आपको बताना है। और अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय, एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ बनाया गया और कब बनाया गया, ये दोनों क्वेश्चन। और एक और क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान में पहले एजीजी कौन थे, ये 3 क्वेश्चन आपको बताना है। उस क्वेश्चन का तो आप सही उत्तर दे चुके हो, मुझे पता है उसका आंसर क्या होगा? नसीराबाद। क्योंकि कल बात की थी हमने कि हमारे 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी मित्रों? 6 सैनिक छावनियाँ थी। उनमें नसीराबाद, नीमच और एक सैनिक छावनी का नाम है आपके देवली, और एक आपके सैनिक छावनी जिसका नाम आता है आपके एरिनपुरा, एक आपकी आती है मित्रों ब्यावर, और एक आपकी सैनिक छावनी आती है जिसका नाम है आपके खेरवाड़ा।
तो नसीराबाद, नीमच, देवली, ब्यावर, खेरवाड़ा, एरिनपुरा, ये इस तरीके से आपके 6 सैनिक छावनियां थी मित्रों। और इनमें से 2 ऐसी सैनिक छावनियां थी, ब्यावर और खेरवाड़ा, जिनमें अपने क्रांति में भाग नहीं लिया था। तो इन दोनों में क्रांति नहीं हुई थी, बाकी चारों में क्रांति देखने को मिली थी। मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, आपने उत्तर देने का प्रयास किया, बिल्कुल वेरी गुड। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का अगर मित्रों आपसे एजीजी पूछा जाए तो उस एजीजी का नाम था आपके पैट्रिक लॉरेंस। क्या बात है, सभी मित्रों ने सही उत्तर बताया है। क्या नाम था उस एजीजी का नाम? पैट्रिक लॉरेंस। एजीजी का मुख्यालय कब और कहाँ? कब तो मतलब इसका उत्तर 1832 होगा मित्रों। और एजीजी का मुख्यालय आपके कहाँ बनाया गया था? अजमेर में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? अजमेर। वहाँ अंग्रेजों का अधिकारी भी बैठा करता था। राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर पूछा जाए तो राजस्थान का पहला एजेंट टू गवर्नर जिसका नाम क्या है मित्रों? मिस्टर लोकेट। तो मिस्टर जो लोकेट है अपने, ये राजस्थान के पहले एजीजी थे, एजेंट टू गवर्नर जनरल। वेरी गुड, आपका सही उत्तर है मित्रों। जिसने भी ये उत्तर दिया है, मैं आप सभी मित्रों को एडवांस में बधाई देता हूं कि बहुत जल्द आपका सिलेक्शन किसी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलेगा। क्योंकि ये वो क्वेश्चन है मित्रों जो वो कर सकता है, वो विद्यार्थी कर सकता है जिस विद्यार्थी ने अपने दिल की गहराइयों से, दिल की अंतर गहराइयों से अपने राजस्थान जीके को पढ़ा है, वो सही उत्तर देगा इनका। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली राजस्थान की नदियों का सही युग्म निम्नलिखित में से कौन सा है? काली सिंध एवं जवाई, माही एवं पार्वती, लूणी एवं चंबल और काली सिंध और गंभीरी। क्या इस प्रश्न का आंसर होगा? चलो बताइए फटाफट। हाँ पूजा, एजीजी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू हुआ करता था। ठीक है बेटा। हेमंत भाई गुड इवनिंग। अच्छा 4 नंबर पेज में पढ़ा है, ठीक है चलो भाई अच्छी बात है। चलो सही उत्तर दिया था उसका सभी मित्रों ने लगभग बिल्कुल। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री ने अपने नसीराबाद सैनिक छावनी में भाग लिया था, सही उत्तर था मित्रों। चलो बताइए फटाफट। ऑल इज वेल, गुड इवनिंग भाई। आज पहली बार अच्छा लिखा है, नहीं तो हमेशा गुड मॉर्निंग लिखा जाता था, आज कैसे भूल गया। चलो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों का सही क्रम, हेमंत बारूपाल डी बता रहे, सरोज डी बता रही है, हेमंत और जसवंत, शिवानी, अरुणा, सबका आंसर डी आ रहा। देखो मित्रों, आपके राजस्थान में जो नदियां हैं, नदियों को हम कह सकते हैं अफवाह तंत्र। राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम या अफवाह तंत्र है, इसको अपने संगम या मुहाना की दृष्टि से 3 भागों में डिवाइड किया गया है। और राजस्थान में अफवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा गया। एक तो वे नदियां जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। कहाँ गिरती है मित्रों? बंगाल की खाड़ी में। ये एक वे नदियां जो अपना जल बीच में ही समाप्त कर दें मरुस्थल के कारण, आंतरिक प्रवाह वाली नदियां। और एक आपके अरब सागर में नदियां गिरती है। ये तीनों आपके अफवाह तंत्र को बांटा गया। अब थोड़ा सा ध्यान दें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये मित्रों। अब राजस्थान का अफवाह तंत्र अगर मित्रों इसको 100% की वैल्यू माने, कितनी प्रतिशत की वैल्यू? 100%। यहाँ बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूँ। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों की संख्या आपके 23% है। आंतरिक प्रवाह की नदियाँ आपके राजस्थान में 60% है। और अरब सागरी नदियाँ कितनी हैं? 17%। अब कौन कौन सी ऐसी नदियाँ हैं जो आपके बंगाल की खाड़ी में गिरती? मुख्य नदियाँ याद रखना, चंबल, बनास, और एक नदी का नाम है गंभीर, और एक नदी का नाम है बेड़च। ये 4 नदियां याद रख लोगे। बाकी इनकी जितनी भी सहायक नदियां हैं वो सब की सब सहायक नदियां भी कहाँ अपना जल डालती है? बंगाल की खाड़ी। प्रश्न यही तो पूछा, इसका सही उत्तर दिया आपने डी। क्योंकि काली सिंध और जो गंभीरी है ये दोनों अपने किसकी सहायक नदियां हैं? चंबल की। और चंबल की सहायक नदियां होने के नाते अपना जल कहाँ डालती है? ये बंगाल की खाड़ी में डालती है। सही उत्तर। आंतरिक प्रवाह की तो काफी सारी नदियां हैं अपने। इधर अगर आप देखो अरब सागर की नदियां, तो इधर आप ध्यान रखना, एक तो आपकी लूणी है, एक आपकी साबरमती नदी है, उसके अलावा आपके एक माही नदी है मित्रों, और आपकी एक नदी आती है जिसका नाम आता है आपके पश्चिमी बनास। ये 4 मुख्य नदियां हैं जो अपना जल कहाँ डालती? अरब सागर में। ये आपके अफवाह तंत्र मित्रों याद रख लेना। और एक और चीज, आंतरिक प्रवाह में अगर सबसे बड़ी नदी पूछी जाए, तो कल भी बात की थी, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी पूछे आपने राजस्थान की, पूरे भारत की भी यही है, घग्गर। और सबसे छोटी पूछे तो कल मैंने पूछा था पर किसी ने उत्तर नहीं दिया था। सबसे छोटी आंतरिक प्रवाह की नदी पूछे, उस नदी का नाम आता है मित्रों आपके काकनी नदी।
जिसको आपके स्थानीय भाषा में मसूरदी नदी भी कहा जाता। ये अपने जैसलमेर जिले के कोटड़ी गांव से निकलती है। केवल राजस्थान में 17 किलोमीटर इसका जल प्रवाह है। तो याद रखने ना, आंतरिक प्रवाह की सबसे बड़ी नदी घग्गर। अब मैं यहाँ कुछ क्वेश्चन बता रहा हूँ। अगर मित्रों क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान की पूछे सबसे लंबी नदी, तो सबसे लंबी नदी आपके कौन हो जाएगा मित्रों? उसका नाम है आपके चंबल। ये की शब्द आ जाए। अगर क्वेश्चन ऐसे पूछे कि राजस्थान में सबसे लंबी नदी, तो राजस्थान की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर अगर पूछी जाए लंबी नदी, तो राजस्थान में अगर सबसे लंबी नदी पूछा जाए तब इसका आंसर बदलकर क्या आंसर हो जाएगा? बनास। और एक और तरीका है उसके पास क्वेश्चन पूछने का। क्वेश्चन पूछेगा राजस्थान की ऐसी नदी बताओ जो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से राजस्थान में सबसे लंबी नदी मानी जाए। तो पूर्णतः बहाव की दृष्टि से पूछे तब भी इसका आंसर आपका क्या होना चाहिए मित्रों? इसका आंसर होगा। और राजस्थान की अगर पूछे, ये शब्द आप याद रखना, राजस्थान की, तब आपका आंसर क्या होगा मित्रों? चंबल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा मित्रों। चलें अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो बता देना, ठीक है। बहुत बढ़िया आपने बताया है, सही उत्तर है मित्रों माही, लूनी, साबरमती, पश्चिमी बनास। बिल्कुल जसवंत अरब सागर में गिरती है। सब कुछ मैंने बता दिया है मित्रों। हेमंत भाई, क्लास रोजाना 7 बजे लगती है। आप सभी मित्र शाम को 7 बजे जरूर जुड़े। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। प्रसिद्ध नृत्यांगना फल्गु बाई का संबंध किस डांस से है? ये बता दो आप। बिल्कुल मोनू भाई, काकरे या मसूरदी नदी आपके भुज झील का निर्माण करती है, जो राजस्थान के जैसलमेर जिले में मीठे पानी की एक झील है। ठीक है, चलो बताइए फटाफट। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है मित्रों। इसका क्या आंसर होगा? फल्गुबाई संबंधित है भवाई नृत्य से, चरी नृत्य से और कालवेलिया नृत्य से, तेरह ताली नृत्य से। ये आपको बताना है। क्या इसका उत्तर होगा? सर की और में क्या अंतर है? की और में यह है मित्र कि चंबल जो नदी आपकी एमपी से निकलती है, तो उसका एमपी में भी जल प्रवाह क्षेत्र है। अब चंबल नदी की जितनी लंबाई है ना, वो पूरी की पूरी लंबाई अपने राजस्थान में थोड़ी। राजस्थान में तो मात्र 322 किलोमीटर बहती है नई लंबाई के अकॉर्डिंग, क्योंकि जबकि उसकी लंबाई देखो तो 1051 किलोमीटर है। तो वो ज़्यादातर अपने एमपी में बहती है। तो राजस्थान में तो बहने वाली कितनी किलोमीटर है? केवल 322। जबकि राजस्थान में सबसे लंबी नदी बनास। क्यों बता रहे? क्योंकि बनास नदी की अगर आप देखोगे ना, नई लंबाई 512 किलोमीटर, पुरानी 480। तो चंबल से ज़्यादा उसका है। इसलिए अपने राजस्थान में पूछे तब आपका आंसर क्या है? बनास। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? बिल्कुल। चलो इसका उत्तर बता दिया है। सही उत्तर है मित्रों। इस प्रश्न का क्या आंसर होगा? चरी नृत्य। थोड़ा सा बात करूं, चरी नृत्य की बात करें मित्रों, तो चरी नृत्य आपके राजस्थान में किशनगढ़ का प्रसिद्ध है। किशनगढ़ आपके राजस्थान के अजमेर जिले में पड़ता है। चरी नृत्य अपने किशनगढ़ अजमेर का प्रसिद्ध है। इसे गुजर जाति की महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर किया जाता है। मांगलिक अवसर कह सकते हैं, विवाह कह सकते हैं। पहले यह नृत्य मित्रों अपने बारात के स्वागत में किया जाता था। किसमें होता था? बारात के स्वागत में। लेकिन अभी वर्तमान में क्या है मित्रों कि ये वाला जो आपका चरी नृत्य है, ये चरी नृत्य आपका कौन सा नृत्य बन गया? व्यावसायिक। व्यावसायिक नृत्य उन्हें कहते हैं जिनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पैसे कमाना। इसलिए कभी भी किया जा सकता है, तो व्यावसायिक नृत्य बन गया। चरी नृत्य में क्या होता है मित्रों की एक महिला होती है, वो अपने सिर पर क्या रखती है? चरी रखती है पानी की, और उस चरी में अपने एक जलता हुआ कपास का बीज डालती है। क्या डालती है मित्रों? जलता हुआ कपास का बीज। अगर ये कपास का बीज नहीं डाले तो फिर इसमें एक तेल का प्रयोग भी कर सकते हैं, और इस चरी में वो कपासिया तेल भी डाल सकती है। कपासिया तेल डालकर वो कपास की जो रुई होती है उसे भिगो लेती है, और कपास की रुई को भिगोती है, जिसे अपने बिनोला भी कहा जाता है। क्या कहते हैं उसे? बिनोला भी कहा जाता है। और जैसे वो चरी अपने सिर पर रखेगी, उसके चरी से आग निकलते हुए प्रतीत होती है। उस नृत्य का नाम क्या है? चरी। चरी ऐसा नृत्य मित्रों जिसमें अपने राजस्थान के एकमात्र ऐसा नृत्य जिसमें जल चरित्र का प्रदर्शन होता है। किसका प्रदर्शन होता है? जल चरित्र का प्रदर्शन। याद रखना, भवाई नृत्य अपने गुजरात के मटका नृत्य से इसकी उत्पत्ति मानी जाती है। इसे मटका नृत्य के नाम से भी जाना जाता है। और अपने राजस्थान में उदयपुर केंकड़ी का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है? उदयपुर केंकड़ी। अब भवाई ऐसा नृत्य मित्रों जो याद रखना आप, इसमें आपके राजस्थान में सर्वाधिक करतब दिखाया जाता है। जैसे सिर पर 7-8 मटके रखकर नाचना,
तलवार की धार पर चलना, गिलास और थालियों के किनारों पर नाचना, ये सभी विशेषताएं आपके कौन से नृत्य की बवाई। इसके प्रवर्तक कौन है? बागोजी जाट और नागोजी जाट। कालबेलिया नृत्य का नाम आया तो इसमें याद रख लेना मित्रों, ये कालबेलिया जाति करती है। और कालबेलिया नृत्य का एक क्वेश्चन तो यह है कि इसे 2010 में यूनेस्को द्वारा अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में शामिल किया गया। और इसके एक प्रसिद्ध कलाकार है जिसका नाम याद रखना मित्रों, गुलाबो देवी सपेरा। अरे क्या नाम है मित्रों? गुलाबो देवी सपेरा। गुलाबो देवी सपेरा का संबंध आपके मित्रों राजस्थान में अजमेर जिले में कोई एक गांव पड़ता है कोटला, ये वहां की है मित्रों, इनका संबंध है। और गुलाबो देवी सपेरा को इस कालबेलिया नृत्य के लिए भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 2016 को एक पुरस्कार से नवाजा गया। उस पुरस्कार का नाम क्या है मित्रों? आपके पद्मश्री अवार्ड हो जाएगा। ठीक है मित्रों, याद रखना। और 13 ताली नृत्य रामदेव जी के मेले में होता है। कामड़िया नायक जाति की महिला अपने शरीर पर 13 मंजीरें बांधती है और उस नृत्य को करती है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं मित्रों, राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य बताइए जिसमें उस नृत्य को करते समय महिलाओं द्वारा घरेलू कार्य का प्रदर्शन किया जाता है। यह आपके लिए क्वेश्चन है मेरा। बताओ राजस्थान का एकमात्र ऐसा नृत्य है जिसको करते समय घरेलू कार्यों का प्रदर्शन किया जाता। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आपको बताना है। और फल्गुबाई का संबंध हो जाएगा चरी। सुनीता रावत, श्री मोहन गौड़ भी अपने चरी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार हैं। कीर्ति स्तंभ एवं विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़, राजगढ़, जोधपुर और बाड़मेर। ये क्वेश्चन आपके लिए है। हेमंत भाई थैंक यू सो मच, आप सभी का स्नेह है। हाँ, मोहित राठौर, सोनू सपेरा ने भी इसका प्रदर्शन किया था, करंट में है क्योंकि फ्रांस में एक फेस्टिवल हुआ था अभी, कांस फेस्टिवल, उसमें उन्होंने भाग लिया था। ये भी याद रख लेना। बिल्कुल आपने भी बताया सही है। सुन कह रहा अपना नृत्य। हाँ भाई। मंगला क्लास पेस्ट्री कैसे चल रही है? नेटवर्क प्रॉब्लम है? क्लास तो सही चल रही है, मैं भी देख रहा हूँ मेरे मोबाइल में, देखिए आप। चलो बताइए फटाफट। हाँ नितेश सही है। मांगी भाई 13 ताली नृत्य की प्रसिद्ध कलाकार है भाई। चलो इसका उत्तर ए बता रहे हैं। चलो इसका उत्तर तो सही है, पर मैंने जो पिछला प्रश्न पूछा था उसका उत्तर किसने नहीं दिया है? सभी बेहोशी अवस्था में चले गए उसको देखकर। चित्तौड़। देखो आप थोड़ा सा विजय स्तंभ की बात करें मित्रों, शॉर्ट एंड स्वीट करेंगे, ज़्यादा लंबा इसको खींचेंगे नहीं। विजय स्तंभ मित्रों याद रखना, एक तो ये 9 मंजिला इमारत है, 9 मंजिला इमारत है, 122 फीट ऊंचा है। ये कितने फीट ऊंचा है? 122 फीट ऊंचा। 9 मंजिला इमारत में थोड़ा सा ध्यान देना मित्रों कि जैसे इसकी 9 मंजिलें हम बनाए, ये 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1, ये आपका विजय स्तंभ। देखो आप इसमें क्या क्या विशेषता है। पहली बात तो इसकी 9वीं जो मंजिल है मित्रों, इस पर आप ध्यान रखना एक कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति बनी हुई, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई इस पर। और कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के लेखक 2 व्यक्ति हैं, एक का नाम है अत्रि और एक का नाम है मित्रों महेश। अत्रि और महेश भट्ट, ये दोनों ने अपने कौन सी प्रशस्ति लिखी थी? कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति, जिसमें महाराणा कुंभा की विजयों का वर्णन किया गया। इसकी 8वीं मंजिल पर मित्रों ध्यान देना, 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, 8वीं मंजिल पर कोई भी मूर्ति नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है, ये भी याद रखें। इसकी जो विशेषता है मित्रों, 3री मंजिल पर 9 बार आपके अरबी भाषा में एक शब्द लिखा है, अल्लाह शब्द, और ये कौन सा भाषा में लिखा हुआ? अरबी। फिर इसकी जो 5वीं मंजिल है मित्रों, उस 5वीं मंजिल पर इसके जो वास्तुकार है जेता नापा, चेता नापा ओंजा पोमा, इनकी मूर्तियां उत्कीर्ण है इस पर, यह भी याद रख लेना। विजय स्तंभ का निर्माण मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने, मेवाड़ शासक महाराणा कुंभा ने 1440 से लेकर 48 ईस्वी के बीच में करवाया था और एक विजय उपलक्ष्य में करवाया था। उस युद्ध का नाम था सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध अपने कहाँ लड़ा गया था और कब लड़ा गया? 1437 में लड़ा गया। एमपी में एक स्थान है सारंगपुर। मालवा का एक सुल्तान था महमूद खिलजी फर्स्ट। इस मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी फर्स्ट को अपने महाराणा कुंभा ने इस युद्ध में हराया था और इसी विजय के उपलक्ष्य में उन्होंने एक इमारत का निर्माण करवाया था जिसका नाम क्या है मित्रों? विजय स्तंभ। विजय स्तंभ ध्यान देना आपने 3 चीजों का प्रतीक चिन्ह माना जाती है, एक तो राजस्थान पुलिस, एक माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर
और एक आपके वीडी सावरकर का एक संगठन है जिनका नाम है अपने संगठन का अभिनव भारत। इस अभिनव भारत का संगठन का भी क्या माना जाता, प्रतीक चिन्ह माना जाता। विजय स्तंभ राजस्थान की पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त, पहली इमारत है जिस पर 15 अगस्त 1949 में 1 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया। कितने रुपए का, 1 रुपए का। विजय स्तंभ को अपने कर्नल जेम्स टोड ने इस विजय स्तंभ की तुलना आपके दिल्ली के कुतुब मीनार से की है। किससे की है मित्रों, दिल्ली के कुतुब मीनार से। एक और बता रहा हूं, आपने कोई एक अंग्रेजी इतिहासकार हुए जिनका नाम आता है आपके फर्ग्यूसन, और फर्ग्यूसन ने विजय स्तंभ की तुलना अपने इटली में एक जगह पड़ती है रोम, कौन सी जगह, रोम, रोम के टार्जन टावर से की है। तो रोम के टार्जन टावर से इसकी तुलना की है मित्रों। ये भी आप याद रखना, विजय स्तंभ, ये अपन ने मुख्य बातें कर ली। विजय स्तंभ अपने भगवान विष्णु को समर्पित है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। विष्णु को समर्पित होने के कारण इसे विष्णु ध्वज गढ़ कहा जाता है। इस पर बहुत सारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हुई, इसलिए इसे हिंदू देवी देवताओं का क्या कहा जाता है, अजायब घर कहा जाता है। याद रखना आप, गरुड़ ध्वज भी इसका नाम है। लोक जीवन का रंगमंच गोपीनाथ शर्मा ने इसको कहा है, और संगीत की भव्य चित्रशाला डॉक्टर सीमा राठौर ने इसको कहा है। ये भी याद रखना, भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने बताया, ये आपको बताना है मित्रों। भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश किसने कहा विजय स्तंभ को, ये बताना। कीर्ति स्तंभ देखना मित्रों, ये भी अपने 7 मंजिला इमारत है और ये भी चित्तौड़ में स्थित है। कीर्ति स्तंभ का निर्माण आपके 1301 ईस्वी में किया गया था, और अपने जो जैन समुदाय है उसमें अपने जैनों के प्रथम तीर्थंकर जिनका नाम आता है आपके ऋषभदेव, जिन्हें ही अपन आदिनाथ कहते हैं, उन ऋषभदेव या आदिनाथ को समर्पित है आपका कीर्ति स्तंभ। और जैन कीर्ति स्तंभ का निर्माण जैन व्यापारी था जीजाशाह बघेलवाल, उसने 1301 ईस्वी में करवाया था। ये आप ध्यान रखना, ठीक है मित्रों। ये सब आपके बातें हो गई किससे रिलेटेड, ये कीर्ति स्तंभ और इससे रिलेटेड। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। शहीद भील बालिका कालीबाई निम्न में से किस स्थान से संबंधित है, रास्तापाल, सागवाड़ा, बिछीवाड़ा और गोराखेड़ा। क्या आएगा आंसर, बताओ फटाफट मित्रों इसका आंसर। कीर्ति स्तंभ का निर्माण अरुणा जीजाशाह बघेलवाल ने करवाया था, एक जैन व्यापारी था, याद रखना। थैंक यू सो मच पलक। चलो बहुत बढ़िया, आप सभी ने उस प्रश्न का उत्तर भी दिया है, और एक मित्र ने उस प्रश्न का आंसर दिया है। तेरा ताली नृत्य एकमात्र राजस्थान का ऐसा नृत्य जिसमें महिला अपने घरेलू कार्यों का प्रदर्शन करती है, ठीक है, याद रखना। चलो इसका सही उत्तर है रास्तापाल। कल भी बात की थी, रास्तापाल कांड आपके जून 1947 में हुआ था। कालीबाई ने आपके किसको बचाया था, इनके अध्यापक नानाभाई खांट को बचाया था, और इनका स्मारक आपके कहाँ बना हुआ है, डूंगरपुर में आपके एक झील पड़ती जिसका नाम क्या है मित्रों, गेप सागर, वहां अपने कालीबाई का क्या बना हुआ स्मारक। और कालीबाई के नाम पर अपने राजस्थान सरकार द्वारा कालीबाई मेधावी छात्रा स्कूटी वितरण भी की जाती है, ये याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान में वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1000 पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों की संख्या का लिंगानुपात कितना है। कल बताया था मित्रों, ये तो आपको, आप बता दो मुझे फटाफट, इतने में मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। देखिए अगर मित्रों भारत का लिंगानुपात पूछा जाए तो भारत का लिंगानुपात 943 है। राजस्थान का लिंगानुपात आपको बताना है, और राजस्थान के लिंगानुपात में कल मैं आपको बता चुका हूँ, सर्वाधिक लिंगानुपात आपके राजस्थान में डूंगरपुर जिले का है, और डूंगरपुर जिले का लिंगानुपात कितना है 994। और सबसे कम अगर लिंगानुपात वाला जिला पूछे, कल ये क्वेश्चन था मित्रों, तो सबसे जो कम वाला जो लिंगानुपात वाला जिला पूछे तब आपका आंसर धौलपुर होगा, और धौलपुर का लिंगानुपात कितना हो जाएगा 846। कल बातचीत कर चुके थे इस क्वेश्चन की, बिल्कुल सही उत्तर बताया है बी। तो राजस्थान का लिंगानुपात कितना है मित्रों 928, और भारत का लिंगानुपात आपके 943 है। दोनों का अंतर पूछे तो दोनों में कितने का अंतर है, आपके 15 का अंतर हो जाएगा, ये आपका आंसर। अगला क्वेश्चन, बोराट का पठार राजस्थान के किन किन जिलों में फैला हुआ, कल भी पढ़ाया था मैंने, तो आप बता दो आज फिर वापस। इतने में मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और फिर उस डायग्राम से इसको समझाऊंगा, बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आएगा डायग्राम से।
आप आंसर दो फटाफट, मुझे क्या आएगा। बताओ फटाफट इसका उत्तर क्या होगा। ये मैंने कुछ पठार पढ़ाए बनाए हैं यहाँ। ठीक है, बताओ क्या आंसर होगा। चलो ए आंसर बता रहे हैं। चलो जिस भी मित्र ने ए आंसर बताया है उनका सही उत्तर भी है मित्रों, ये बांसवाड़ा है और ये डूंगरपुर है। ठीक है, याद रख लेना। देखो आप कैसे उत्तर आया मित्रों, ये थोड़ा सा ध्यान देना। बोराट का पठार, एक तो मित्रों बोराट का पठार पूछा जाए तो कुंभलगढ़ की पहाड़ी, और एक आपके मित्रों पहाड़ी का नाम आता है गोगुंदा की पहाड़ी। कुंभलगढ़ की पहाड़ी और गोगुंदा की पहाड़ी, इन दोनों पहाड़ियों के बीच स्थित आपके पठार क्या कहलाता है, बोराट का पठार। कुंभलगढ़ की पहाड़ी की बात करें तो ये आपके राजसमंद जिले में है, और आपके गोगुंदा पहाड़ी की बात करें तो ये कौन से जिले में, उदयपुर। ये इसलिए इसका उत्तर क्या हो गया आपके, ए हो गया। बोराट के पठार की बात करें मित्रों तो कल भी बताया था, ये 1225 मीटर ऊंचा है। राजस्थान का दूसरा सबसे ऊंचा पठार माना जाता है बोराट का पठार। अगर उदयपुर और डूंगरपुर के बीच पठार का नाम पूछता तब हम आंसर बताते बोमट का पठार। क्या बताते मित्रों, बोमट का पठार। अगर वो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के बीच अगर पूछता तो अपने एक पठार है और पहाड़ी क्षेत्र है मेवल। अगर बांसवाड़ा प्रतापगढ़ के बीच में पूछता तब इसका आंसर क्या होता, छप्पन का मैदान। क्या आंसर होता मित्रों, छप्पन का मैदान। और एक क्वेश्चन और, बेसरोडगढ़ चित्तौड़ और अपने बिजोलिया बिलवाड़ा के बीच में आपके एक पठार है, उसका नाम आता है आपके ऊपरमाल का पठार। क्या नाम है, ऊपरमाल का पठार। ये मैंने कल आपको बताया था मित्रों। और एक दो पठार और बता रहा हूँ, एक पठार और याद रखना आप, एक क्वेश्चन आ सकता है क्रास्का का पठार, और एक पठार जिसका नाम आता है आपके कांकरवाड़ी का पठार। क्रास्का पठार और कांकरवाड़ी का पठार अगर पूछा जाए तो ये दोनों पठार आपके कहाँ स्थित है, ये दोनों आपके मित्रों अलवर जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, अलवर। और राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार मैं कल पढ़ा चुका हूँ, राजस्थान के सबसे ऊंचे पठार का नाम आपके उड़िया पठार है। उड़िया पठार आपके राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है, और सबसे ऊंचा स्थित होने के कारण इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है, 1360 मीटर ऊंचा। फिर राजस्थान का तीसरा सबसे ऊंचा पठार, तीसरे नंबर का आबू पर्वत है, ये आपका सिरोही हो जाएगा मित्रों। और आबू पर्वत सिरोही में आपके इसकी ऊंचाई पूछे तो ये 1200 मीटर है, और एकमात्र ऐसा पठार है जो आपके ज्वालामुखी क्रियाओं से निर्मित है। और इसमें क्वेश्चन बनता है, एकमात्र ऐसा पठार बताइए जो बेथोलित संरचना का उदाहरण माना जाता है। उस बेथोलित संरचना का एकमात्र आपका पठार कौन हो जाएगा, आबू पर्वत हो जाएगा मित्रों। ये सभी क्वेश्चन आपके पठार से, और इसका आंसर क्या होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों के जोड़े में सबसे कम साक्षरता दर है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है मित्रों आप सभी के लिए। बताओ इसका क्या उत्तर होगा। चलो इसका आंसर बताइए, साक्षरता दर पूछा है मित्रों, आप उत्तर दोगे इतनी देर में मैं कुछ चीजें बता देता हूं। राजस्थान में अगर साक्षरता दर पूछी जाए 2011 की जनगणना के अनुसार, तो राजस्थान की साक्षरता दर है अपने 66.1%। अगर राजस्थान में साक्षरता दर की बात करें मित्रों की सर्वाधिक साक्षरता दर कौन से जिले में है और सबसे कम साक्षरता दर कौन से जिले की है, ये आपसे पूछे। देखो सर्वाधिक साक्षरता में आपका एक जिला आता है मित्रों कोटा, और कोटा की साक्षरता दर 76.6% है पहले नंबर पर। कोटा के बाद आपका दूसरा नंबर जिला याद रख लेना जयपुर। इधर अगर सबसे न्यूनतम पूछी जाए मित्रों तो सबसे कम साक्षरता वाला जिला आपका जालोर है मित्रों,
और जालोर की लगभग अपने 54% के आसपास इसकी साक्षरता दर है, ये भी याद रख लेना। और इसकी साक्षरता दर कितनी है? 54.9%। जालोर के अलावा आपका मित्रों दूसरे नंबर पर एक जिला है, उसका नाम आता है आपका प्रतापगढ़। यही क्वेश्चन पूछा है, राजस्थान में सबसे कम साक्षरता कौन से जिलों की है? एक आपका आंसर हो जाएगा जालोर और एक आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्रतापगढ़। इसमें भी मित्रों एक तरह का क्वेश्चन और बना सकता है, अगर साक्षरता दर में ये ऐसे पूछता कि आप एक काम करो, पुरुष साक्षरता दर बताइए और आप महिला साक्षरता दर बताइए, थोड़ा क्वेश्चन को ट्विस्ट करता। तो इसमें पुरुषों की साक्षरता दर पूछे ना राजस्थान की, तो पुरुष साक्षरता दर 79.2% है और सबसे ज्यादा पुरुष साक्षरता दर आपके झुंझुनू जिले की है। अगर महिला में पूछता मित्रों, तो महिला साक्षरता दर ओवरऑल 52.1% है और सबसे कम आपके महिलाओं की साक्षरता दर वाला जिला भी कौन है? जालोर, जो 40 के आसपास है, 38-39% है। ये आपके कौन सा टॉपिक हो गया? राजस्थान की जनगणना में आपका साक्षरता दर हो गया। ये 2011 की जनगणना के आंकड़े, यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में छप सकता है, आप याद रखना मित्रों। तो इसका आंसर तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, घग्गर नदी के किनारे बसा नगर कौन सा है? कल मैंने आपको बताया था मित्रों, घग्गर नदी अपने हनुमानगढ़ जिले में एक झील है जिसका नाम आपके आता है मित्रों तलवाड़ा झील। और इस तलवाड़ा झील में एक कोई तहसील पड़ती है हनुमानगढ़ जिले की, उस तहसील का नाम है मित्रों आपके टिब्बी तहसील। इस टिब्बी तहसील में गिरती घग्गर नदी के किनारे आपका एक तो हनुमानगढ़ है, इस हनुमानगढ़ के अलावा आपके अनूपगढ़ भी इसी घग्गर नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आप याद रख लेना मित्रों। तो ये क्वेश्चन भी आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये तो सीधा क्वेश्चन था। राजस्थान की किस प्रमुख सिंचाई परियोजना में छिड़काव फव्वारा सिंचाई पद्धति का प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया? माही, चंबल, नर्मदा और इंदिरा गांधी नहर परियोजना। क्या इसका आंसर होगा? बताओ फटाफट मित्रों, इसका उत्तर आपको बताना है, क्या इसका आंसर होगा? चलो इसका उत्तर बता दीजिए फटाफट, कौन सी सिंचाई ऐसी परियोजना है? कौन से क्वेश्चन का भाई? नितेश, मैंने बता दिया, 13 ताली नृत्य आएगा, घरेलू कार्यों का प्रदर्शन। और कोई क्वेश्चन हो तो बता दूं, सब तो बता देता हूं मैं। तुम शेयर वेयर तो करते ही नहीं हो, क्लास को कर दिया करो कभी कभी, थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाए। चलो इसका आंसर दिया है बिल्कुल, और सही उत्तर है नर्मदा सिंचाई परियोजना। देखो मित्रों, इस नर्मदा सिंचाई परियोजना की बात करते हैं थोड़ा सा। नर्मदा सिंचाई परियोजना मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, नर्मदा सिंचाई परियोजना में क्या क्वेश्चन पूछा रहेगा? ये अपने सरदार सरोवर जो बांध है गुजरात में नर्मदा नदी पर, इस सरदार सरोवर बांध से ही आपके राजस्थान में एक नहर निकाली गई, उस नहर का नाम क्या है मित्रों? उस नहर का नाम आपके है नर्मदा नहर। क्या नाम है मित्रों? नर्मदा नहर। ये राजस्थान में जो आपके नर्मदा नहर है, इसकी लंबाई भी पूछी जाती है, और इसकी लंबाई आपके है मित्रों 74 किलोमीटर। कितने किलोमीटर? 74। नर्मदा नहर का प्रवेश राजस्थान में सीलू गांव से होता है। वैसे सीलू गांव पहले जालोर में था मित्रों, अभी वर्तमान में सांचौर के अंतर्गत आ गया, तो सांचौर में पड़ता है। और उसके अलावा पहले के जिले के अनुसार तो इसमें जालोर और बाड़मेर को इसका लाभ मिल रहा था नर्मदा सिंचाई परियोजना का, पर अब जालोर की बजाय इसमें नवीनतम जिलों के अकॉर्डिंग आपका कौन सा जिला हो जाएगा? सांचौर हो जाएगा। तो ये नया और पुराना दोनों मैंने बता दिया। नर्मदा नहर का निर्माण राजस्थान में आपके 2008 में किया गया मित्रों, और राजस्थान के इन दोनों जिलों को एक तो पेयजल और सिंचाई की सुविधा देने के लिए, अब पेयजल और सिंचाई की सुविधा देने के लिए नर्मदा नहर निकाली गई। और इसमें क्या है कि मित्रों पानी कम मिल पाता है, तो वहां पर कौन सी पद्धति को लागू कर दिया गया? फवारा पद्धति को लागू कर दिया गया। तो ये फवारा पद्धति अनिवार्य रूप से आपके राजस्थान की एक नहर में लगाई गई नर्मदा सिंचाई परियोजना। अगर मित्रों पूछा जाए नर्मदा सिंचाई परियोजना कौन कौन से राज्यों के बीच की है, तो राजस्थान की है, एक आपके एमपी हो जाएगा मित्रों, एक आपका इसमें महाराष्ट्र हो जाएगा, और एक आप बताइए मुझे कौन सा राज्य आएगा? राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र, एक और राज्य बता दो। इससे माही सिंचाई परियोजना पूछे मित्रों, तो माही सिंचाई परियोजना आपके एक तो राजस्थान और एक आपके गुजरात, दोनों के बीच की है। राजस्थान का हिस्सा माही सिंचाई परियोजना में
45% है और गुजरात का हिस्सा कितना है 55। ऐसे चंबल सिंचाई परियोजना की बात करें मित्रों तो एमपी और राजस्थान के बीच की सिंचाई परियोजना है, इसमें एमपी का हिस्सा आपके 50% है और राजस्थान का कितना हिस्सा है 50%। इंदिरा गांधी नहर परियोजना, ध्यान देना ये इंदिरा गांधी नहर परियोजना आपके सतलुज नदी पर एक स्थान है अपने हरीके बैराज पंजाब में, उस हरीके बैराज पंजाब से निकाली गई। राजस्थान में आपके इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रारंभ कहाँ से होता है, इसका मुख्य प्रवेश बिंदु बताओ, मसीता वाली एक स्थान है हनुमानगढ़। याद रखना इंदिरा गांधी नहर परियोजना की कुल लंबाई पूछे तो राजस्थान में इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी अपने 649 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन के पोस्टमार्टम के अकॉर्डिंग है और इसका सही उत्तर तो क्या होगा, सी होगा। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, सही है मित्र, गुजरात आएगा उसमें। तो राजस्थान, एमपी, महाराष्ट्र और आपका एक राज्य हो जाएगा गुजरात। इन चारों राज्यों के बीच की एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है जिसका नाम क्या है मित्रों, आपके नर्मदा सिंचाई परियोजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत अच्छा जवाब है आपका। मांगनियार एवं लंगा लोक कलाकारों को प्रख्यात करने का श्रेय किसे जाता है, कोमल कोठारी, देवीलाल सामर, कर्नल टोड, कृपाल सिंह शेखावत। आप बताओ मेरे को, इनमें मैं कुछ बातें करता हूं मैं। देखो मित्रों, कोमल कोठारी का नाम आया है, तो कोमल कोठारी का नाम आया तो इनके बात कर लेते हैं। कोमल कोठारी और एक और अपने एक व्यक्ति हैं विजयदान देथा। कोमल कोठारी और विजयदान देथा, इन दोनों ने मिलकर क्या किया कि 1960 में आपके एक संस्थान की स्थापना की और उस संस्थान का नाम आता है मित्रों रूपायन संस्थान। काफी बार परीक्षा में पूछा जाता है। रूपायन संस्थान की स्थापना 1960 में इन दोनों ने मिलकर की थी और ये रूपायन संस्थान जो है अपने जो राजस्थान में मारवाड़ क्षेत्र में जो गुड़ला नृत्य होता है उस गुड़ला नृत्य को बढ़ावा देने का काम करता है, उसका संरक्षण करता है। रूपायन संस्थान का मुख्यालय अगर पूछा जाए मित्रों तो इसका मुख्यालय आपके बोरुंदा में स्थित है और बोरुंदा जो स्थान है आपके, ये आपके जोधपुर ग्रामीण जिले के अंतर्गत आता है। ये तो आपका ये हो गया मित्रों कोमल कोठारी। कोमल कोठारी को अपने इनके अतुलनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा इन्हें 1983 में एक अवार्ड दिया गया। उस अवार्ड का नाम मित्रों आपके पद्मश्री। क्या नाम है, पद्मश्री। देवीलाल सामर का नाम आया तो देवीलाल सामर ने आपके एक संस्थान की स्थापना की थी, उस संस्थान का नाम आता है आपके, और ये क्वेश्चन आपके काफी बार एग्जाम में पूछा जाता, भारतीय लोक कला मंडल। रीट में भी पूछा हुआ मित्रों और सीईटी में भी पूछा हुआ। अब मित्रों ये भारतीय लोक कला मंडल के संस्थापक आपके कौन है, ये हो जाएंगे आपके देवीलाल सामर। ये 1952 में स्थापित हुआ था और राजस्थान के उदयपुर जिले में इसका मुख्यालय है। क्या इसका उद्देश्य है, तो जो भी राजस्थान में विलुप्त हो रही ना लोक कलाएं, उन विलुप्त होती हुई लोक कलाओं को बचाने का काम करता है भारतीय लोक कला मंडल। कृपाल सिंह शेखावत, याद रखना मित्रों इनका संबंध अपने राजस्थान के सीकर जिले से है। 1974 में भारत सरकार द्वारा इन्हें भी अपने एक पुरस्कार से नवाजा गया और उस पुरस्कार का नाम क्या है, पद्मश्री। क्यों पद्मश्री दिया था, क्योंकि राजस्थान में अपने जयपुर जिले की एक कला प्रसिद्ध है हस्तकला ब्लू पोट्री। उस ब्लू पोट्री के क्या माने जाते हैं, प्रसिद्ध कलाकार, जिनका नाम है कृपाल सिंह शेखावत। और ब्लू पोट्री का वर्तमान में प्रसिद्ध कलाकार पूछे तो एक बंदे का नाम याद रख लेना, उस व्यक्ति का नाम है आपके गोपाल सैनी। और ब्लू पोट्री पूछे कि राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है, ये मित्रों याद रखना आपके जयपुर की है। सबसे ज्यादा लोकप्रिय किसने बनाया था इसको, तो याद रख लेना आपके सवाई राम सिंह। देखो मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा गया था और ये क्वेश्चन आपने नहीं दिया है, ये याद रखना आपके इस प्रश्न का क्या आंसर होगा, कोमल कोठारी। तो कोमल कोठारी ने अपने मांगनेयार जो लंगा जाती है इन कलाकारों को आपने क्या दिया था, इनको प्रसिद्ध करने के लिए कार्य किया था। ऐसे कलाकार का नाम क्या हो जाएगा, आपके कोमल कोठारी हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है मित्रों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मित्रों अगले क्वेश्चन को देखने से पहले आप सभी के लिए एक बेहतरीन सूचना है कि यदि आप राजस्थान प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो तो राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए आपका एक सब्जेक्ट है राजस्थान जीके में राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, जो मैं आपके लिए एक रिकॉर्डेड कोर्स के रूप में लेकर आया हूं। और ये रिकॉर्डेड कोर्स केवल मात्र और मात्र अभी आपको मित्रों ये 299 रुपये में मिल रहा है। फिर भी विद्यार्थियों की बेहद मांग को देखते हुए इस रिकॉर्डेड कोर्स की जो परचेज रेट है वो 199 कर दी जाती है मित्रों। तो आप में से जिस भी किसी मित्र की स्वेच्छा हो आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हो और वहां से आपने जो कला और संस्कृति का रिकॉर्डेड कोर्स परचेज कर सकते हो। पूरी कल्चर आपको उसमें पढ़ाया जाएगा टॉपिक वाइज, और ऐसी कल्चर है उसमें मित्रों जिसका सचित्र वर्णन किया गया है। कोई भी नृत्य है तो उसको वीडियो के माध्यम से दिखाया गया, वाद्य यंत्र की फोटो लगाकर उस वाद्य यंत्र का पूरा विवरण दिया गया। इस तरीके से इस रिकॉर्डेड कोर्स को क्या किया गया है, आपने रिकॉर्ड किया गया। ये आपकी इच्छा है मित्रों, आप दिव्य दृष्टि के प्ले स्टोर से जाकर वहां से आप इसे परचेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की परवन वृहद सिंचाई परियोजना किस जिले में संचालित है। परवन, नितेश राणा सांगा को सैनिकों का भग्न अवशेष किसने कहा। शायद मित्र जहां तक मुझे लगता है और
कि ये विश्वनाथ रेव ने कहा होगा, फिर भी मैं देख लूंगा, कल देखकर बताऊंगा भाई। मोहित सर, गजेंद्र सिंह जी को कौन सा पुरस्कार दिया है? अभी कोई अपने जो केंद्र द्वारा एक पुरस्कार दिया गया है इनको, ये भी कल बताऊंगा मित्र मैं आपको पूरा देखकर, ठीक है। चलो, सही उत्तर दिया है आपने वो तो। चलो, इस प्रश्न का उत्तर बता दो फटाफट। परवन वृहद सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले में संचालित है? क्या इसका आंसर होगा? देखिए मित्रों, आपका भी उत्तर आ गया है बिल्कुल, और सी उत्तर आपने बताया है। कोटा, बारा और झालावाड़, इन तीनों जिलों की एक संयुक्त सिंचाई परियोजना है आपके, जो पेयजल और सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाती है, उसका नाम क्या हो जाएगा? परवन। ठीक है मित्रों, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बहुत अच्छा एक बता रहा हूँ कि बारा की अगर आपको सिंचाई परियोजना याद करनी है तो बारा की सिंचाई परियोजना को ऐसे याद रख लेना मित्रों। कैसे याद रखोगे? बहुत अच्छी एक ट्रिक है, आप ट्रिक याद रखना। बेबी, बेबी तो जानते हो ना किसको कहते हो? हाँ, याद है मुझे किससे कहते हो? बेबी पर लस्सी है, बेबी पर क्या है? लस्सी। अब देखो, देखें, बेबी पर लस्सी, एक का नाम है बेंतली, बिलास, पर से परवन, लस्सी से एक बनेगा लहासी, और इस है से बनेगा हथियादे। क्या बनेगा? हथियादे। ये सभी जो सिंचाई परियोजना आपके 12 जिले की है, याद रखना। बूंदी की भी बता देता हूँ। बूंदी की सिंचाई परियोजना को याद रखना, तो मेरी जो जीजी है, मेरी जीजी क्या है? सीएम है। मेरी जीजी क्या है? सीएम। ये ट्रिक है साहब, सीएम तो भजन लाल जी हैं। गुड़ा, गरदड़ा, चाकण, मेज, ये सब सिंचाई परियोजना आपके कहाँ की हो जाएगी? बूंदी। ये क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन ऐसा आ जाए, पिछले रीट में आया था मेजा बांध, मेजा बांध आ जाए तो ये बिलवाड़ा में है मित्रों, और एक नदी पर स्थित है, उस नदी का नाम है आपके कोठारी नदी। क्या नाम है? कोठारी नदी। ये सब बातें आप याद रखना, और मेज सिंचाई परियोजना पूछे तब उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर होता फिर बूंदी। चले अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। राजस्थान की निम्नलिखित में से कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं है? ऐसी फसल बताओ जो मावट का लाभ प्राप्त नहीं करती हो, बताओ फटाफट। हाँ, ओलिज्वेल बेबी बच्चे को कहते हैं, मुझे याद है बेटा। बताइए फटाफट, इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा? राजस्थान की कौन सी फसल मावट से लाभान्वित नहीं होती? देखो थोड़ा सा, मावट अपने भूमध्य सागरीय चक्रवात से आती है, ये भी याद रखना। और अगर ये ऑप्शन में नहीं होगा तो फिर आपके ऑप्शन में एक आएगा पश्चिमी विक्षोभ, हवा का नाम है, पश्चिमी विक्षोभ द्वारा इसको लेकर लाया जाता है। मावट का सर्वाधिक जो लाभ पहुंचता है वो आपके रबी की फसलों को पहुंचता है, रबी की फसलें सर्वाधिक इससे लाभान्वित होती। मावट कब आती है? जनरली अपने दिसंबर से लेकर ये फरवरी के बीच में आती है, ये भी याद रख लेना, फरवरी से मार्च तक भी आती है वैसे। अब रबी की फसलों में भी सबसे ज़्यादा इसका लाभ आपके गेहूं की फसल को होता है, और इसीलिए गेहूं की फसल को अपने गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन ड्रॉप्स का मतलब स्वर्णिम बौछार कहा जाता है इसको। ठीक है मित्रों, ये आपके मावट से रिलेटेड फैक्ट है। अब मैंने आपसे पूछा कौन सी फसल नहीं है, आपका उत्तर भी सही है, कपास, और आपने सही उत्तर दिया है, क्योंकि गेहूं, चना और सरसों ये तो अपने रबी की फसलें हैं, और रबी की फसलों को ही अपने क्या मिलता है? मावट का लाभ मिलता है मित्रों। याद रखना, इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जला गीत स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता है? जला गीत, जलो या जलाल गीत पूछा है, कब गाया जाता है बताओ फटाफट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है तो। हाँ राकेश, दिसंबर जनवरी में ज़्यादा होती है। अंजलि, मैनली बिल्कुल गेहूं को ज़्यादातर होती है, इसलिए गेहूं को गोल्डन ड्रॉप्स कहते हैं। हाँ, ओलिज्वेल पश्चिमी विक्षोभ के कारण मावट होती है, बिल्कुल भाई बता दिया मैंने। चलो बताइए फटाफट, जला गीत या स्त्रियों द्वारा कब गाया जाता? कुआं पूजन के समय, जल जुलनी एकादशी के अवसर पर, वर की बारात का डेरा देखने जाने पर, और तीज पूजन के अवसर पर। सही उत्तर भी आ गया आपका, सी उत्तर इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। देखो आपको पता है कि जब विवाह होता है तो विवाह के अवसर पर क्या होता है? दूल्हा जो होता है, ये दूल्हा अपनी बारात लेकर कहाँ जाता है? दूल्हा अपनी बारात लेकर ससुराल जाता है। ससुराल जाता है तो ससुराल के द्वारा इसको एक खेत में जाकर बिठाया जाता है,
भाई खेत में डेरा दिया जाता है, उस खेत में अपने क्या दिया जाता है, बारात का डेरा। हम तो गांव के व्यक्ति है भाई, हमें तो ऐसे ही बारात का डेरा दिया जाता है। सिटी की बात अलग है, यहाँ स्पेशल होटलें दी जाती है, हमारे कहाँ होटलें हैं, हमें तो वही खेतों में डाल दिया जाता। ये जो बारात का डेरा होता है, यहाँ क्या होता है कि जैसे दूल्हा ससुराल में पहुँच गया, अब दुल्हन की तरफ से जो कुछ महिलाएं, वो महिलाएं थोड़ी सी क्या है कि अपने उतावली रहती है। क्यों रहती है? क्योंकि ये सोचती है कि देखिए बारात का डेरा देखने तो चलें, और बारात का डेरा देखने चले तो दूल्हा तो देख कर आए, दूल्हा कैसा है देखें। ये महिलाएं जब अपने बारात का डेरा देखने के लिए जाती है, वधु पक्ष की महिलाएं, तब उस समय जो गीत गाती है, उस गीत का नाम क्या है मित्रों? जलो या जलाल गीत। याद रह जाएगा। तो जलो या जलाल गीत अपने वधु पक्ष की महिलाओं द्वारा बारात का डेरा देखने जाते समय बीच रास्ते में गाया जाता, उस गीत का नाम क्या है मित्रों? आपके जला गीत। और इसी गीत को आपके जलाल गीत भी कहा जाता। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, एक बार आरएस में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का मंडावा कस्बा पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है, जो प्रसिद्ध है सैन्य संग्रहालय के लिए, मंदिर समूह के लिए, राज प्रसादों के लिए, और चित्रित हवेलियों एवं भित्ति चित्रों के लिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान में मंडावा कस्बा क्यों प्रसिद्ध है, बताओ। हाँ, ओलिजवेल सरकारी स्कूल में डाला जाता है ज्यादातर, हाँ प्राथमिक विद्यालय में। तुझे सब पता है, तू गया होगा बारात में, है ना। बताइए फटाफट इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा मित्रों। राजस्थान का मंडावा ये झुंझुनू में प्रसिद्ध है, झुंझुनू का। और शेखावाटी क्षेत्र आपके हवेलियों के लिए प्रसिद्ध है। शेखावाटी की हवेलियां सबसे ज्यादा भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है, दीवार पर बने हुए चित्रों के लिए। ये आपका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि को चित्रित करने वाला बलदेव राजपूताना की किस चित्र शैली से संबंधित है? बूंदी, अलवर, देवगढ़, किशनगढ़। शेख सादी की गुलिस्ता, गुलिस्ता की पांडुलिपि, एक कोई ग्रंथ है गुलिस्ता की पांडुलिपि, जिसको एक चित्रकार ने लिखा था, उसका नाम है आपके शेख सादी। और इसी शेख सादी की गुलिस्ता की पांडुलिपि नामक ग्रंथ को चित्रित किया है आपके बलदेव ने। और बलदेव का संबंध राजस्थान की किस चित्रशैली से है, ये आपसे पूछा है मित्रों। चलो आंसर बता दो फटाफट, इसका क्या उत्तर होगा मित्रों ABCD में से। देखिए क्या उत्तर होगा इसका, फटाफट से कमेंट करें। चलो बिल्कुल, बहुत अच्छा उत्तर दिया है मित्र। और इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका अलवर। क्या होगा मित्रों? अलवर। अलवर में एक राजा थे मित्रों, और अलवर के राजा का नाम था अपने शिवदान सिंह। क्या नाम था मित्रों? शिवदान सिंह। इस शिवदान सिंह के समय अपने एक चित्रकार था जिसका नाम था मूलचंद। और मूलचंद ने अपने हाथी दांत पर क्या किया? चित्रण किया। हाथी दांत पर चित्रण किया, ये भी आपके अलवर चित्रशैली की विशेषता है। राजस्थान में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वेश्याओं के चित्र किस चित्र शैली में बने हुए हैं, सर्वाधिक वेश्याओं या गणिकाओं के चित्र पूछा जाए, तो सर्वाधिक वेश्याओं और गणिकाओं के चित्र आपके किस में हो जाएंगे? अलवर। इसके चित्रकार खूब पूछे जाते हैं। एक चित्रकार का नाम याद रखना, गुलाम अली। क्या नाम मित्रों? गुलाम अली। एक चित्रकार का नाम है आपके बलदेव। और भी चित्रकार हैं जिनमें एक का नाम आता है आपके बक्साराम। क्या नाम है? बक्साराम। एक चित्रकार जिसका नाम आता है आपके नंदलाल। नंदलाल के अलावा एक चित्रकार और है अलवर में जिसका नाम आता है आपके छोटे लाल। तो छोटे लाल, नंदलाल, बक्साराम, जमुना दास भी एक इसका चित्रकार, और गुलाम अली, बलदेव, ये सभी चित्रकार आपके किस चित्रकला शैली से संबंध रखते हैं? ये अपने अलवर चित्रशैली से संबंध रखते हैं, याद रखना। ये आपका आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन, भारतीय प्राचीन लिपि माला के लेखक कौन है? खूब बार क्वेश्चन पूछा हुआ, वन रक्षक के एग्जाम में भी आया था। गौरीशंकर हीराचंद ओझा, विश्वेश्वर नाथ राव, रामकरण आसोपा, और मुनि जिन विजय। आप इस प्रश्न का उत्तर बताओगे, इतने में मैं कुछ किताबें आपके सामने लिख रहा हूँ, आप मुझे उत्तर देना। एक किताब है जिसके बारे में खूब पूछा जाता, हमीर रासो, इसके लेखक कौन है? और किताब बता रहा हूं मैं, एक लेखक है कानड़ देव प्रबंध, इसके लेखक भी पूछे जाते हैं। और एक किताब आपसे पूछी जाती है मित्रों, बोल बारमली, ये रीट में आया हुआ क्वेश्चन है। बोल बारमली, इसके लेखक कौन है? फिर आपसे और क्या पूछा जा सकता है मित्रों, एक आपसे पूछा जाएगा मारवाड़रा प्रगनारी विगत, मारवाड़रा प्रगनारी विगत, ये पुस्तक भी आपके एग्जाम में आती रहती है। कल अलग बताई थी, आज अलग बता रहा हूँ। एक किताब है आपके हमीर महाकाव्य,
और एक किताब और है नेहत रंग, ये आरएस में आया क्वेश्चन है। नेहत रंग पुस्तक के लेखक कौन है? और एक किताब और जिसका नाम लिख रहा हूँ श्रृंगार हार, श्रृंगार हार पुस्तक के लेखक कौन है? आपका उत्तर चेक कर लेता हूँ। क्या आपने उत्तर दिया मित्रों? बिल्कुल सही उत्तर है आपका, और आपने उत्तर दिया है इसका ए। गौरीशंकर हीराचंद ओझा अपने भारतीय प्राचीन लिपिमाला ग्रंथ के लेखक है। अब मैं आपके सभी उत्तर बताता हूँ। हमीर रासों के लेखक आपके दो व्यक्ति को माना जाता है। एक तो इसका लेखक सारंगधर है, सारंगधर के अलावा एक और इसका लेखक है जिसका नाम आता है आपके जोधराज। तो सारंगधर और जोधराज ने ग्रंथ लिखा हमीर रासो। कानड़देव प्रबंध याद रख लेना, ये पद्मनाभ की है और पद्मनाभ का संबंध आपके जालोर वाले से है। ये कानड़देव प्रबंध। बोल बारमली याद रख लेना, इसके लेखक आपके कौन है मित्रों? इसके लेखक है आपके सत्य प्रकाश जोशी। अरे कौन है मित्रों? सत्य प्रकाश जोशी। फिर मारवाड़ा प्रज्ञारी विगत पूछे तो ये अपने जसवंत सिंह के दरबारी विद्वान थे एक, मोहनोत नैन सिंह। उन मोहनोत नैन सिंह ने ये किताब लिखी थी जिसे राजस्थान का गजेटियर या प्रशासनिक ग्रंथ भी कहा जाता है। हमीर महाकाव्य पूछे तो इसके लेखक कौन है मित्रों? इसके लेखक एक व्यक्ति जिनका नाम याद रखना नयन चंद्र सूरी है। कौन है लेखक? नयन चंद्र सूरी। एक और नेहत रंग पुस्तक ये आरएस में आया था मित्रों, और बूंदी के एक शासक थे बुद्ध सिंह, उन्होंने ये किताब लिखी थी नेहत रंग। और श्रृंगार हार पूछे तो श्रृंगार हार अपने रणथंभौर के एक शासक थे जिनका नाम है आपके हमीर देव चौहान, उनकी किताब का नाम आता है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मित्रों, आप मुझे बताना। एक किताब में लिख रहा हूँ यहाँ मुहूर्त माला, मुहूर्त माला विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला विश्व वल्लभ, ये दोनों किताबें किसके द्वारा लिखी गई? ये क्वेश्चन आपका है और आप मुझे इस प्रश्न का कमेंट करके उत्तर दें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जामर कोटला खाने प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? किस खनिज के लिए? बिल्कुल आपके सही उत्तर है, लगभग सभी ने सही उत्तर दिया है। चलो जामर कोटला खाना आपसे पूछिए मित्रों, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये आपको उत्तर देना है। सीसा जस्ता के लिए, रॉक फास्फेट के लिए, कैल्साइट के लिए और यूरेनियम के लिए। देखो आप इसमें कैल्साइट के लिए तो मित्रों आप याद रखना, कैल्साइट के साथ साथ एक आपका और खनिज है जिसका नाम आता है आपके पाइराइट। पाइराइट और कैल्साइट ये दोनों खनिज याद रखने हैं। तो कैसे याद रखोगे? इनको एक ट्रिक से याद रख लेना आप। इसको याद रख सकते हैं कप, कप से याद रखना। और कप जैसी आकृति में पहले अर्धचंद्राकार आकृति में कौन था? सीकर। अब नहीं है क्योंकि नीम का थाना बन गया सीकर। यूरेनियम के लिए आप ध्यान देना, यूरेनियम के लिए मित्रों आपके सीकर जिले में कोई एक पहाड़ी पड़ती है जिसका नाम है आपके खंडेला की पहाड़ी। ये खंडेला की पहाड़ी यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। उसके अलावा एक और पहाड़ी है रोहिला की पहाड़ी। ये रोहिला जो क्षेत्र है आपके, ये रोहिला क्षेत्र भी आपके यूरेनियम खनिज के लिए प्रसिद्ध है, ये भी याद रखना। और आपसे पूछा रॉक फास्फेट के लिए, तो रॉक फास्फेट के लिए आपका ये स्थान प्रसिद्ध है जो क्वेश्चन में आपको दिया गया मित्रों, और स्थान का नाम है जामर कोटला स्थान, उदयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है मित्रों? उदयपुर में। काफी बार क्वेश्चन आता है। सीसा जस्ता खनिज के लिए ध्यान देना मित्रों, सीसा जस्ता के लिए एक तो आपका जावर स्थान है जो सलुम्बर में पड़ता है। इसके अलावा आपके एक स्थान हो जाएगा चौथ का बरवाड़ा स्थान, और चौथ का बरवाड़ा स्थान आपके कहाँ हो जाएगा? ये चौथ का बरवाड़ा स्थान आपका हो जाएगा मित्रों सवाई माधोपुर में। उसके अलावा सीसा जस्ता आपके भीलवाड़ा में भी मित्रों, और भीलवाड़ा में दो स्थान याद रखना, एक का नाम है आपके गुलाबपुरा, गुलाबपुरा अंगूचा। क्या नाम है? गुलाबपुरा अंगूचा, याद रख लेना आप। ये गुलाबपुरा अंगूचा आपके भीलवाड़ा में ये जो स्थान है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता खनिज के लिए। और क्वेश्चन बता रहा हूँ मित्रों, जैसे आपसे पूछा जाए एक क्वेश्चन कि आपको राजस्थान में अजमेर जिले के खनिज याद रखने हैं, अजमेर के खनिज याद रखने हैं, तो एक ट्रिक से याद रख लेना मित्रों। अजमेर गए आप और आपने वहां से क्वार्टर लिया, और क्वार्टर लेकर आपको बताया क्या करते हैं? नारी में पड़ता है, यानी क्या होते हैं? फेल हो गया, फेल हो गया। क्वार्टर लिया तो उसने जैसे फेल हुआ तो देख लेते हैं। क्वार्टर से आपका एक खनिज बन जाएगा क्वार्ट्ज, क्वार्ज लेकर से एक खनिज याद रखना जिसका नाम है लिथियम। क्या नाम है? लिथियम। फेल से एक खनिज याद रखना जिसका नाम है आपके फेल्सपार। क्या नाम मित्रों? फेल्सपार। और गया से आपका एक खनिज बनेगा जिसका नाम हो जाएगा आपका ग्रेफाइट। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट। एक और बता रहा हूँ मित्रों, अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में बॉक्साइट के लिए खनिज कौन सा, बॉक्साइट के लिए स्थान बताइए कि बॉक्साइट जो है अपने एल्यूमिनियम का पाया जाता, ये बॉक्साइट आपके कहाँ पाया जाता? ये कोटा में है मित्रों। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेना आप मित्रों। अगर क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान में अपने बेंटोनाइट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है, बेंटोनाइट के लिए आपसे पूछा जाए तो इसका उत्तर आप मुझे बताना, बेंटोनाइट के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है जिसे फ्लोरस्पार भी कहा जाता है, ये आप मुझे बताओ। अगला क्वेश्चन, रणखार के लेखक हैं। रणखार एक पुस्तक है जिसके लेखक आपसे पूछा है और आपको इसका उत्तर देना है। ठीक है मित्रों, चलो बताओ फटाफट।
चलो उस प्रश्न का उत्तर दिया है 2-3 मित्रों ने। चक्रपाणी मिश्र की किताबें हैं मूरतमाला और विश्व वल्लभ। जो आपने महाराणा प्रताप के क्या थे, दरबारी थे, विद्वान, वो थे चक्रपाणी मिश्र। सही उत्तर है बिल्कुल नितेश भाई, थैंक यू। चलो ये रणखार के लेखक पूछे मित्रों तो अपने एक भारतीय सिविल सेवक है जितेंद्र कुमार सोनी सर, उनकी किताब का नाम आता है आपके रणखार। यहाँ कुछ किताबें और हैं जो मैं आपको दे देता हूँ मित्रों। जैसे आपसे किताब और पूछी जा सकती है, एक किताब है अपने हमीर के ऊपर, हमीरायण। हमीरायण पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है। और एक किताब और दे रहा हूँ मित्रों, अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में, डोला मारूरी चौपाई, ये जो किताब है ये किसकी है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हो मित्रों। और एक मैं आपको ग्रंथ बता रहा हूँ जिसका नाम है कुलई माला। ये कुलई माला जो ग्रंथ है ये रीट में आया था क्वेश्चन, ये किसके द्वारा लिखा गया, जिसमें 18 देसी भाषाओं का क्या है मित्रों वर्णन किया गया है। ये आपके कुछ ग्रंथ है, ये भी याद रखना आप। तो डोला मारूरी चौपाई, कुलई माला ग्रंथ, ये ध्यान रखना। अब मैं इनके क्वेश्चन के ऑप्शन भी बता देता हूँ। हमीरायण पुस्तक पूछे मित्रों तो आप याद रखना इसके जो लेखक है वो बांडव व्यास को माना जाता है। और डोला मारूरी चौपाई अगर पूछे इसके लेखक कौन है, कवि कुशल लाभ। कौन हो जाएंगे मित्रों, कवि कुशल लाभ हो जाएंगे इसके लेखक। और उसके अलावा आपने कुलई माला ग्रंथ पूछे तो आपके अनुसार इसका उत्तर क्या हो जाएगा, उद्योतन सूरी हो जाएगा मित्रों। और उद्योतन सूरी ने ये ग्रंथ आपके 778 ईस्वी में लिखा था। और इसको कुलई माला नामक ग्रंथ में अपने 18 देसी भाषाओं का वर्णन किया गया है। और 18 देसी भाषाओं के अलावा राजस्थान के लिए इन्होंने एक भाषा का प्रयोग किया, उस भाषा का नाम हो जाएगा मित्रों मरु भाषा। ये कुलई माला नामक ग्रंथ अपने उद्योतन सूरी ने राजस्थान के कौन से दुर्ग में लिखा था, जालोर दुर्ग में लिखा था, ये भी याद रखना। और जालोर दुर्ग में किस राजवंश के समय लिखा था ये भी बताना हूँ, उस राजवंश का नाम हो जाएगा गुर्जर प्रतिहार राजवंश। तो गुर्जर प्रतिहार राजवंश के समय आपने कुलई माला नामक ग्रंथ जालोर दुर्ग में लिखा गया था। ये सब आपके क्वेश्चन है और इसका सही उत्तर क्या होगा, सी होगा। राजपूताना की किस अंतिम रियासत कौन सी थी जिसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की अधीनता को स्वीकार किया। अब राजस्थान की पहली ऐसी रियासत बताओ आप मुझे जिसने अपने अधीनता स्वीकार की थी। और अंत में सबसे बाद में अंत में अधीनता स्वीकार किसने की थी, अंत में सबसे अधीनता स्वीकार करने वाली आपकी रियासत कौन थी, सिरोही थी मित्रों। तो ये तो सबको पता है। और सिरोही आपके एक चीज के लिए प्रसिद्ध है, राजस्थान में तलवार निर्माण के लिए अगर कोई स्थान पूछा जाए तो राजस्थान में तलवार निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान पूछे तो आपका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, सिरोही हो जाएगा। ठीक है, ये भी याद रख लेना। अगला क्वेश्चन बताओ, निम्नलिखित में से कौन से एक लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ मित्रों। क्या इसका आंसर होगा, फड़, बनी ठनी, पतवारी, सांझी। ये आप मुझे बताओ फटाफट इसका आंसर क्या होगा। चलो कौन सा लोक चित्रकला का उदाहरण नहीं है। फड़ तो आप ध्यान रखना ना, कपड़े पर चित्रित की जाती देवी देवताओं की जीवनी, शाहपुरा की प्रसिद्ध है। बनी ठनी एक पेंटिंग है जिसका चित्र अपने मोरध्वज निहाल चंद ने बनाया था। और मोरध्वज निहाल चंद ने इस चित्र को बनाया था आपके किशनगढ़ चित्रशैली में, सब बता दिया मैंने। पतवारी अपने एक लोक देवी के रूप में पूजी जाती है जो अपने तीर्थ यात्रा करते समय लोगों द्वारा तीर्थ यात्रा के समय इसका चित्र बनाया जाता है। तो तीर्थ यात्रा के समय चित्र बनाया जाता। सांझी ध्यान रखना, सांझी क्या होती है कि अपने जो श्राद्ध पक्ष होते हैं उस श्राद्ध पक्ष में जो कुमारी लड़कियां होती है ना, उन कुमारी लड़कियों द्वारा माँ पार्वती का प्रतीक मानकर अपने सांझी का चित्रण किया जाता है। देखा होगा आपने, अपने गोबर की जो गोबर या मिट्टी की होती है दीवार पर चित्र बनाती है बालिकाएं, उसे क्या कहते हैं, सांझी कहते हैं। सांझी अपने सबसे ज्यादा राजस्थान में हाड़ौती क्षेत्र की प्रसिद्ध है, ये याद रख लेना। और एक क्वेश्चन और बता रहा हूँ, अगर राजस्थान में एक क्वेश्चन और आता है आपके कि राजस्थान में एक ऐसी सांझी बताइए जिसे केलों के पत्तों से बनाया जाए। तो केलों के पत्तों की अगर सांझी आ जाए, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता रहता है, केले के पत्तों की सांझी आपके राजस्थान में कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों, ये नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। नाथद्वारा आपका जो स्थान है ये कहाँ पर जाएगा, राजसमंद। यही एक क्वेश्चन और मुझे याद आता है, वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ कि जो आपके नाथद्वारा राजसमंद है यहीं का आपके एक महोत्सव प्रसिद्ध है जिसका नाम आता है मित्रों अन्नकूट महोत्सव। और अन्नकूट महोत्सव का आयोजन आपके नाथद्वारा में कब किया जाता है, ये आपके आयोजन किया जाता है इसका गोवर्धन पूजा के दिन। कब किया जाता है मित्रों, गोवर्धन पूजा। मुझे जहां तक लगता है कि आपने इस प्रश्न का उत्तर दे दिया होगा और अधिकतम मित्रों ने इसका उत्तर क्या दिया है, सी दिया। जिस भी मित्र ने सी दिया है ये सी इसका आंसर नहीं होगा मित्रों। फड़ आपके पतवारी सांझी, इसका सही उत्तर होगा बनी ठनी। बनी ठनी आपके लोक चित्रकला का उदाहरण कैसे हो सकती है, क्या आप बनी ठनी का रोजाना चित्र बनाते हो क्या, इसका तो फिक्स एक चित्रकार है मोरध्वज निहाल चंद, लोगों द्वारा बनाई जाने वाली चित्रकला। अब यहाँ फड़ है, मेरा मन हो गया, मैं मान लीजिए मुझे फड़ बनाना आती है तो मैंने बना दी, ये लोगों द्वारा हो जाएगा। पतवारी आप कभी भी यात्रा करो देवी का चित्र बनाओगे। सांझी आप हर साल बनाते
चाहते हो तो बार बार आपके बनी ठनी की पेंटिंग थोड़ी बनेगी, इसलिए इसका सही उत्तर क्या होगा मित्रों, बनी ठनी होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आए तो ये क्वेश्चन उलझा सकते हैं और 1/3 माइनस मार्किंग में अपन वीर गति को प्राप्त होते हैं। ऐसी क्वेश्चन में गलती नहीं करना है बिल्कुल भी। हाँ मुकेश भाई, रोजाना क्लास होती है, 7 बजे क्लास लाइव रहती है, आप सभी मित्र लाइव जुड़े हैं, ठीक है मित्रों। सांजो का मंदिर बिल्कुल, मच्छेंद्रनाथ मंदिर है, माही भार्गव, सही है आपका। चलो और कोई क्वेश्चन हो तो ले लेते हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का प्रथम उत्खननकर्ता कौन है? कालीबंगा एक सभ्यता थी जिसके प्रथम उत्खननकर्ता आपसे पूछा है मित्रों। देखो कालीबंगा मैंने आपको कल बताया था, हनुमानगढ़ जिले में अपने गग्गा नदी के किनारे विकास हुआ इसका। और इस कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्या अर्थ होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा सभ्यता की खोज एक व्यक्ति ने की थी और उस व्यक्ति का नाम आता है आपके अमलानंद घोष। और अमलानंद घोष द्वारा कालीबंगा सभ्यता की खोज आपके कब की गई थी? 1952 में। पर इसका उत्खननकर्ता पूछा जाएगा मित्रों, उत्खननकर्ता, तो उत्खननकर्ता में 2 व्यक्तियों के नाम याद रखने हैं। एक तो आपको याद रखना मित्रों बीबी लाल। कैसे लाल है? बीबी लाल, बीबी के लाल हैं। और एक आपको याद रखना मित्रों बीके थापर, बीके थापर और आपके बीबी लाल, ये दोनों ऐसे बंदे हैं जिन्होंने अपने कालीबंगा सभ्यता का क्या किया था? उत्खनन किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों? वीके थापर हो जाएगा। और याद रखना आप, ये कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियाँ। और इस नदी, इस सभ्यता का विकास आपके गग्गा नदी के किनारे विकास हुआ और यह हनुमानगढ़ जिले में। हनुमानगढ़ जिले की 2 सभ्यता और याद रख लेना। एक सभ्यता का नाम है आपके रंगमहल सभ्यता और एक सभ्यता और याद रख लेना जो बता रहा हूं मैं, और ये क्वेश्चन भी आता रहता है। उस सभ्यता का नाम है मित्रों पीलीबंगा। ये कालीबंगा, पीलीबंगा, रंगमहल, हनुमानगढ़ में गगन नदी के किनारे विकास हुआ, ठीक है मित्रों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का 32वां जिला किससे बनाया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप मुझे बताओ फटाफट 32वां जिला किससे बनाया गया? चलो बताइए फटाफट मित्रों, क्या इसका आंसर होगा? हनुमानगढ़, राजसमंद, करौली, प्रतापगढ़। मैं कुछ चीजें बता देता हूं इतने में। राजस्थान में सबसे बड़े राजस्थान का निर्माण 30 मार्च 1949 को हो गया था, बृहत राजस्थान। इस 30 मार्च 1949 को आपके 19 रियासतें और 3 ठिकाने, इनको मिलाकर अपने 25 जिलों का निर्माण किया जा चुका था। अब 1 नवंबर 1956 को जैसे ही आपके राजस्थान का एकीकरण पूरा होता है और अजमेर मेरवाड़ा को अपने केंद्र शासित प्रदेश को राजस्थान में मिलाया जाता और अजमेर को एक जिला बनाया जाता, तो अजमेर को आपके राजस्थान में कौन सा जिला बनाया गया था? 26वां जिला बनाया गया। अब ये 26वां जिला बन गया, आगे क्रम चलता रहा। आपको पता होना चाहिए 27वां जिला कौन है, 28 कौन है, 29 कौन है, 30, 31 और एक आपसे पूछा 32 और 33 नंबर का जिला कौन है। उसके बाद तो अपने गहलोत जी ने बनाए 19 जिले और अभी वर्तमान में कितने जिले हो गए? 50। तो मित्रों ध्यान देना, आपसे क्वेश्चन पूछा है, आपका उत्तर मैं चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको मेरे उत्तर बताऊंगा। चलो 33वां प्रतापगढ़ और 32वां करौली। बिल्कुल जिसने भी करौली बताया उनका सही उत्तर है मित्रों। पर कब बना, कैसे बना, सब प्रोसेस देखो आप। देखो मित्रों क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान के 27वें नंबर के जिले का नाम बताए। 27वां जिला आपके धौलपुर है मित्रों। और धौलपुर जिले का निर्माण आपके कब हुआ था? इस जिले को बनाया गया था 15 अप्रैल 1982 में। 28, 29 और 30 ये तीनों जिले एक ही दिन बने थे और इनको ऐसे याद रख लेना BDR। कैसे याद रखोगे? BDR। अब BDR से आपके क्या क्या बनेगा? एक आपका जिला बनेगा मित्रों 12 के अलावा 29 नंबर पे आपका दौसा बनाया गया और 30 नंबर पे आपका एक जिला बनाया गया आर से राजसमंद। BDR में 12, दौसा, राजसमंद। ये 12, दौसा और जो राजसमंद है मित्रों, इन तीनों जिलों का निर्माण एक ही दिन हुआ था और तीनों जिलों के निर्माण की तिथि पूछे तो 10 अप्रैल 1991। 31वां नंबर का जिला आपका हनुमानगढ़ है मित्रों और 31वें नंबर का जिला आपके 12 जुलाई 1994 को बनाया गया। 32वें नंबर का जिला आपका मित्रों करौली है और करौली जिले का निर्माण आपके 19 जुलाई 1997 को किया गया था। फिर 33वें नंबर का जिला आप याद रख लेना, 33वां जिला आपके कौन है मित्रों? प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ जिले का निर्माण आपके 26 जनवरी 2008 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के कार्यकाल में हुआ था। एक IAS अधिकारी के ऊपर एक कमेटी बनाई गई थी, उनका नाम आता है परमेश चंद्र समिति। इस परमेश चंद्र समिति की रिपोर्ट के आधार पर आपके राजस्थान का 33वां जिला किसको बनाया था? प्रतापगढ़। फिर अभी गहलोत जी ने अपने एक समिति बनवाई थी, उस समिति का नाम भी याद रखना, रामलुबाया समिति।
और इस रामरूबाया समिति ने अपने एक रिपोर्ट पेश की और इसकी रिपोर्ट आपके आती है 17 मार्च 2023 को। और 17 मार्च 2023 को अपने गहलोत जी ने 19 नवीनतम जिलों की घोषणा और आपके 3 नए संभाग बनाने की घोषणा की थी। जो अपने जिले बने कब, तो ये 19 नवीनतम जो जिले बने इनकी निर्माण की तिथि पूछे तो मित्रों 7 अगस्त ध्यान रखना। और 7 अगस्त आपके 2023 को ये 19 जिले बनाए गए थे। इनका उद्घाटन कब हुआ था, 7 अगस्त को। ठीक है मित्रों, आगे प्रश्न आएगा तो वहां नवीनतम 19 जिलों की भी बात कर लेंगे। क्या आपको समझ में आ गया? चले आगे, चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कच्ची घोड़ी, बम नृत्य और आपका 13 ताली नृत्य और गौरी। देखो आप इसमें जो बम नृत्य मित्रों इसका याद रख लेना, इसमें तो आपके एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है, बम या नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। 13 ताली नृत्य में आप याद रखना, 13 ताली नृत्य में आपके एक वाद्य यंत्र का नाम है चौतारा, जिसे अपने तानपुरा भी कहा जाता है, जिसे हम अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात करें मित्रों तो ऐसे स्थानीय लैंग्वेज में तंबूरा भी कहते हैं। और इसके अलावा आपके 13 मंजीरों का प्रयोग किया जाता है आपके 13 ताली नृत्य में। उसके अलावा गौरी नृत्य पूछे तो इसमें एक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है आपका मांदल। और आपसे पूछा कच्ची घोड़ी नृत्य में किसका प्रयोग होता है, तो मंजीरे का बड़ा रूप आपका एक वाद्य यंत्र था जिसका नाम क्या है मित्रों, झांझ। इस झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ मित्रों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं जैसे आपसे पूछूं मित्रों तो आप में से शायद एक आध मित्र बता दे तो बता दे। आप मुझे बताइए कि पीपा नाम का राजस्थान में एक वाद्य यंत्र है और पीपा वाद्य यंत्र का प्रयोग राजस्थान के किस नृत्य में किया जाता है? ये क्वेश्चन आपके मित्रों प्रोफेसर असिस्टेंट में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पीपा वाद्य यंत्र का प्रयोग राजस्थान के किस लोक नृत्य में होता है? अगर आप बता दोगे तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी मित्रों, चलो बता देना। चलो अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध अमरसागर जैन मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? देखो अमरसागर का नाम आया तो अमरसागर आपका कौन से जिले में है? जैसलमेर में। अब यहाँ अमरसागर में एक दो चीजें और ध्यान देना। अमरसागर आपके राजस्थान में राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र भी माना जाता है। तो राजस्थान का प्रथम पवन ऊर्जा संयंत्र पूछे ये भी अमरसागर जैसलमेर है। जैसलमेर को आपके राजस्थान में पंखों की नगरी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इसको? पंखों की नगरी कहा जाता है। जैसलमेर का पीला पत्थर यहाँ का प्रसिद्ध होने के कारण इसे अपने पीले पत्थरों का शहर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मित्रों इसको? पीले पत्थरों का शहर कहा जाता है। ये भी आप याद रखना। और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसे विश्व का 8वां अजूबा कहा गया। तो विश्व का 8वां अजूबा पूछे या आश्चर्य पूछे तो ये विश्व का 8वां अजूबा भी कौन है? आपका जैसलमेर। और ये किसने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है मित्रों, याद रखना। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत का सचिव कौन होता है? अब ग्राम पंचायत में आपको पता सरपंच, उप सरपंच, ग्राम सेवक सब होते हैं। ग्राम पंचायत का जो आपके सचिव होता है वो किसको चुना जाता है? आपके ग्राम सेवक। जो अधिकारी होता है ग्राम सेवक वही अपने ग्राम पंचायत का क्या होता है मित्रों? आपके सचिव होता है। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? ये आपको बताना है। अरे कौन चला गया खाना खाने? तुम भी जाओगे क्या खाना खाने? चले जाना भाई, लेट थोड़ा पढ़ लो। मैं आपके लिए यहाँ मेहनत कर रहा हूँ। और एक बार जितने मित्र जुड़े हुए हैं सभी से एक विशेष आग्रह हो रहा है अंतिम बार कि लाइव सेशन को आप शेयर कर दो ताकि और भी जो जुड़ने वाले वो जुड़ जाए तो जुड़ जाए। ठीक है मित्रों, देखो आपसे पूछा पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? सबसे पहले तो अपन बात कर लें इसकी। पश्चिमी क्षेत्र जो सांस्कृतिक केंद्र है मित्रों ये क्या है? पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र भारत के जो अपने पश्चिमी राज्य हैं उन भारत के पश्चिमी राज्यों की कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सेंटर की स्थापना की गई थी। ये पश्चिमी सांस्कृतिक जो केंद्र आपसे पूछा जाए मित्रों तो इसकी स्थापना अपने 1985 और 86 में हुई थी। और इसका मुख्यालय पूछे तो इसका मुख्यालय आपके राजस्थान में बागोर की हवेली में संचालित है। और बागोर की हवेली की मैं बात करूं तो ये हवेली आपके कहाँ आती है मित्रों? उदयपुर में। तो इसका मुख्यालय यहाँ है। इसका अगर मित्रों पूछा जाए कि सभापति कौन होता है तो सभापति वो व्यक्ति होता है जो वर्तमान में राजस्थान सरकार में क्या होता है? राजस्थान के राज्यपाल होते हैं। तो पदेन राज्यपाल, पद पर बने हुए जो राज्यपाल है वही इसके क्या होते हैं? सभापति होते हैं। जबकि इस पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र के जो अध्यक्ष है मित्रों वो अध्यक्ष पूछा जा सकता है आपसे। पहले तो इसकी एक महिला अध्यक्ष थी जिनका नाम आता है आपके किरण सोनी गुप्ता। क्या नाम है मित्रों? किरण सोनी गुप्ता। पर किरण सोनी गुप्ता की बजाय अब आपके इसका अध्यक्ष बदल गया और इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसको बनाया गया? उनका नाम आता है मित्रों आपके फुराक खान। क्या नाम आता है? फुराक खान। तो ये भी याद रख लेना आप। ये सब बातें आपके पश्चिमी सांस्कृतिक केंद्र से रिलेटेड हो जाएगी। और ये आपके क्या हो जाएगा? राजस्थान के राज्यपाल होते हैं इसके सभापति। अब यहाँ कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपके बना रहा हूँ मित्रों कि जैसे आपसे पूछा है बागोर की हवेली। मित्रों ध्यान देना कि बागोर नाम से आपके राजस्थान में अगर क्वेश्चन आ जाए कि बागोर नाम की सभ्यता भी है आपके एक में
और बागोर नाम की सभ्यता पूछे तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता। बागोर सभ्यता पूछे तब इसका आंसर भीलवाड़ा होगा मित्रों। और बागोर सभ्यता का विकास आपके एक नदी के किनारे हुआ, उस नदी का नाम आ जाएगा आपके कोठारी नदी। और बागोर सभ्यता आपके राजस्थान में किस लिए प्रसिद्ध है, तो इस सभ्यता से आपके राजस्थान में प्राचीनतम जो पशुपालन है उस प्राचीनतम पशुपालन की क्या मिले यहाँ से मित्रों, उस प्राचीनतम पशुपालन के साक्ष्य मिले। ऐसी राजस्थान की आपके सभ्यता कौन हो जाएगी, बागोर। अगर मित्रों एक क्वेश्चन और है, अगर क्वेश्चन आ जाए राजस्थान में बागोर नाम का एक गुरुद्वारा भी है और बागोर नाम का गुरुद्वारा पूछा जाए मित्रों, तो बागोर नाम का गुरुद्वारा भी आपके कहाँ हो जाएगा, भीलवाड़ा। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ कि बागोर जो धार्मिक स्थल है अपने गुरुद्वारा वो कहाँ है, आपके भीलवाड़ा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं बात। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, ये आपको बताना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों और मैंने आपको सही बता दिया है आंसर। और मेरे क्वेश्चन का तो कमेंट में आप आंसर नहीं देते हो। भूख लग रही है भाई, तो कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है, मुझे भी लग रही है ना, तो मैं भी खाने चला जाऊं क्या, नहीं, क्लास पूरी करनी है। 50 क्वेश्चन है आपके, जिम्मेदारी दी है आपने। देखो राजस्थान की सीमा कितने राज्यों के साथ लगती है, राज्य पूछे उसने तो आप सभी को पता है कितने राज्यों के साथ लगती है, 5। अब मित्रों इसमें जो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है वो आपके एक तो एमपी है, एक आपका हरियाणा है, और एक आपका मित्रों गुजरात है, एक आपका मित्रों कौन है, उत्तर प्रदेश, और एक आपका राज्य है जिसका नाम क्या है, पंजाब। इन 5 राज्यों के साथ आपके सीमा लगती है। एमपी के साथ तो 1600 किलोमीटर की अंतर्राज्यीय सीमा लगती है, हरियाणा के साथ याद रखना 1262 किलोमीटर, और गुजरात के साथ अगर मैं आपसे पूछूं तो ये सीमा आपकी होती है 1022 किलोमीटर, और आपके उत्तर प्रदेश की सीमा कितनी होती है, 870 किलोमीटर, और पंजाब की क्या होती है, 89 किलोमीटर। वो सीमा नहीं है जो सचिन वाली, वो याद रखना मित्रों। ये 1600 किलोमीटर जो है मित्रों ये आपके सर्वाधिक सीमा में हो जाएगा, और सबसे कम अगर अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तो ये आपका पंजाब हो जाएगा, मात्र 89 किलोमीटर, 89 किलोमीटर। अब मित्रों इसमें जैसे आपसे पूछा रहेगा कि एमपी के साथ राजस्थान के कैसे कितने ऐसे जिले हैं जो अपने राजस्थान की सीमा बनाते, तो 10 जिले हैं। हरियाणा के साथ पहले 7 जिले सीमा बनाते थे, अब वर्तमान में 8 बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले गुजरात के साथ, यूपी के साथ पहले 2 थे, अभी वर्तमान में 3 हैं, और पंजाब के साथ पहले भी 2 थे, अभी वर्तमान में कितने हैं, 2 हैं। ये सब चीजें आप याद रखना। और ये टोटल सीमा अगर देखोगे ना आप इन 5 राज्यों की मिलाकर, तो टोटल सीमा आपके हो जाएगी मित्रों 4850 किलोमीटर। अब राज्यों के साथ लगने वाली जो सीमा है मित्रों, आपकी इस सीमा को क्या कह देंगे हम, अंतर्राज्यीय सीमा कह देंगे। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा पूछे तब तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4850 किलोमीटर। अगर मैं इस अंतर्राज्यीय सीमा में आपके 1070 किलोमीटर पाकिस्तान के साथ लगने वाली अंतर्राष्ट्रीय सीमा को जोड़ देता हूं तो ये आपके राजस्थान की टोटल सीमा हो जाएगी। और राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा पूछे तो ये कुल स्थलीय सीमा आपकी कितनी हो जाएगी मित्रों, 5920 किलोमीटर। कितनी हो जाएगी, 5920 किलोमीटर। आपके बीएसटीसी में मैंने जो यहाँ पर ये लिखा है मित्रों, यहाँ से कोई न कोई क्वेश्चन आपके छप सकता है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना मित्रों। फिर जिस दिन एग्जाम देने जाओ वहाँ आप बैठे बैठे एग्जाम में उस पंखे के नीचे सोचोगे कि वो जो मास्टर था दाढ़ी वाला वो कहता रहता था बेचारा ये आ जाएगा, याद कर लो। तो ठीक है, याद रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका 5 हो जाएगा। बहुत बढ़िया। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के कौन से ऐसे 2 जिले हैं जहां जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है, जनगणना 2011 के अनुसार। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। अब मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा गया राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। अब राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 1 किलोमीटर के दायरे में कितने लोग रहते हैं वो आपसे पूछा गया। जनसंख्या घनत्व में भी मित्रों आपसे सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जा सकता है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला पूछा जाए। अगर सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला पूछे तब तो इसका आंसर जयपुर होगा मित्रों, और जयपुर के बाद दूसरे नंबर पर कौन हो जाएगा, तो भरतपुर होगा। तो जयपुर भरतपुर ये हो जाएगा। और न्यूनतम में पूछा जाता तो इसका आंसर जैसलमेर और बीकानेर, और आपका आंसर होता फिर बाड़मेर। जैसलमेर का 17 है, बीकानेर का 62 है, और बाड़मेर का कितना है मित्रों, 92। तो ये 17, 62, 92 ये अपने जनसंख्या घनत्व, और इसका आंसर क्या हो जाता मित्रों, जयपुर भरतपुर। आप मुझे ये बताओ कमेंट करके कि राजस्थान का 2011 की जनगणना के अनुसार कितना जनसंख्या घनत्व है, ये आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। महाराणा कुंभा के शासनकाल में दिल्ली सल्तनत में किन राजवंशों ने शासन किया, दास खिलजी, तुगलक सैयद, सैयद लोधी और लोधी मुगल वंश। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सैयद और जो लोधी वंश है ये अपने महाराणा प्रताप, महाराणा कुंभा के समकालीन माने जाते हैं, और इनका शासन कहाँ रहा, अपने दिल्ली में रहा। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था।
प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सामोद महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक। बहुत अच्छा क्वेश्चन है मित्रों, और ये तो मैं काफी बार आपको पढ़ा चुका हूँ। सामोद महल की बात करें मित्रों, तो सामोद महल आपके मित्रों ये अपने राजस्थान के एक स्थान पर है, चोमू, और चोमू स्थान अभी वर्तमान में आपके जयपुर ग्रामीण में पड़ता है। ठीक है मित्रों, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? जयपुर हो जाएगा, और पुराने जिलों के अनुसार पूछे तो जयपुर आ जाएगा, और नए जिले के अनुसार पूछे तो फिर जयपुर ग्रामीण इसका आंसर हो जाएगा। सामोद में आपको बताऊं तो मित्रों यहाँ पर एक वीर प्रसिद्ध बालाजी का मंदिर है, मैंने कल भी बात की थी। और सामोद के वीर हनुमान जी का जो मंदिर है मित्रों, ये आपके चौमू जयपुर ग्रामीण में है, और इनके मंदिर में एक राजस्थान का रोपवे लगा हुआ है, 400 मीटर रोपवे लगा है, और इनके मंदिर में 2019 में राजस्थान का चौथे नंबर का रोपवे लगा था, जिसकी लंबाई कितनी है? 400 मीटर, जो अभी वर्तमान में इसको बंद किया गया है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पश्चिमी रेतीला मरुस्थल है? 66.11, 61.11, 10.40 और 39%। बताओ आप फटाफट, क्या होगा इसका आंसर? सर आप हमारे लिए इतनी मेहनत करते हो, भगवान आपको जल्दी आरएस बनाए, हमारे जिले झालावाड़ का नाम रोशन हो। नितेश भाई थैंक यू सो मच, मुझे खुशी होती है कि आप सभी मित्रों के पॉजिटिव मीनिंग आते हैं तो थोड़ा अच्छा लगता है। चलो पुष्पेंद्र भाई पटवारी साहब, आपका स्वागत है। मुकेश आपको ब्लॉक करवा दूंगा मैं, ये फालतू की बातें करना आप बंद करें, क्योंकि यहाँ आप क्लास पढ़ने आए हो, बाकी आप पर्सनल बातें कर रहे होते हो तो पर्सनल बातें आप घर पे करें। माहौल खराब होता है, केवल आप पढ़ाई पे ध्यान दो मित्रों। आपके लिए इतनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास चल रही है और आप मजाक में ले रहे हो, फ्री में आपको मिल रहा है, उसकी कदर नहीं कर रहे हो। चलो बताइए, इसका आंसर बिल्कुल आपने बताया मित्रों, एक दो मित्रों ने तो गलत भी बता दिया। इसका सही मित्रों आंसर होगा 61.11% क्षेत्रफल। अब राजस्थान के अपने 4 भौतिक प्रदेश हैं, आपको याद होना चाहिए। आपका एक तो मरुस्थल है, एक आपका अरावली है मित्रों, और एक आपका जो भौतिक प्रदेश का नाम आता है पूर्वी मैदान, और एक आता है उसका नाम है आपके क्या है मित्रों? उसका नाम है आपके हाड़ौती का पठार। क्या नाम है? हाड़ौती का पठार। ठीक है, अब ये आपके 4 भौतिक प्रदेश हैं, ये आप ध्यान रखें। देखिए मरुस्थल में आपके पूछा जाए मित्रों इसका क्षेत्रफल कितना है, तो 61.11% क्षेत्रफल है। अरावली का क्षेत्रफल 9% है। पूर्वी मैदान का क्षेत्रफल 23%, और आपके हाड़ौती का पठार का क्षेत्रफल पूछे 6.89%। पूरे आंकड़े को जोड़ोगे तो राजस्थान का 100% क्षेत्रफल हो जाएगा। ये मैंने केवल मित्रों आपके सामने क्षेत्रफल की बात की है। ऐसे अगर मित्रों आपसे राजस्थान में अगर इन भौतिक प्रदेश की जनसंख्या पूछे ना, तो जनसंख्या में भी आप चिंता नहीं करें। कैसे याद रखोगे? सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश आपके मरुस्थल है, 40% है। अरावली में आपके 10% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी मैदान में आपके 39% है, और आपके हाड़ौती के पठार पर कितने प्रतिशत है? 11% जनसंख्या निवास करती है। ये सब के सब आंकड़े आपके सामने हैं, केवल दिमाग है और उस दिमाग को अप्लाई करना, और इसका आंसर बी है। निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है? अब मित्रों पहले तो आपके 4 ही जिले थे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लगते थे। श्री गंगानगर था, बीकानेर था, और जैसलमेर था, और आपका कौन था मित्रों? ये आपका बाड़मेर था। ये चारों जिले आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते थे। अब इसमें जो मित्रों आपसे क्वेश्चन पूछा है, आप ध्यान रख लेना, ये चारों जिलों की सीमा 1070 किलोमीटर थी। इसमें श्री गंगानगर की आपके 210 है, बीकानेर की 168 है, और जैसलमेर की 464 है, और बाड़मेर की आपके थी मित्रों 228। अब देखो आप इसमें आंकड़े देखोगे तो सबसे कम आपके बीकानेर वाली नजर आ रही है, और सर्वाधिक आपके कौन सी नजर आ रही? जैसलमेर वाली। तो इसमें जो क्वेश्चन की दिया है इसका उत्तर तो आपके बीकानेर हो जाएगा। पर नवीनतम जो जिले बने मित्रों आपके, एक तो अनूपगढ़ और एक आपका कौन सा जिला बना? फलोदी। ये दोनों जिले भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, और अभी वर्तमान के अनुसार पूछे तो सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा वाला जिला फलोदी हो जाएगा, और सर्वाधिक पूछे तब नवीनतम जिलों के अनुसार अब आपका आंसर क्या होगा? अभी भी इसका उत्तर तो क्या होगा मित्रों? ये जैसलमेर होगा। ठीक है मित्रों, ये तो याद रख लेना। बिल्कुल आगे बात करते हैं। अब राज्य में आवास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना 24 फरवरी 1970 को हुई थी। इसका मुख्यालय आपके अभी वर्तमान में कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपके जयपुर में है। ठीक है,
फिर अगला क्वेश्चन है सूची 1 को सूची के साथ सेकंड के साथ सुमेलित करना है, नीचे दिए गए कूट के साथ लेखक और ग्रंथ को आपके साथ सुमेलित करना है। इसमें कुछ किताबें हैं मित्रों, ध्यान देना। कर्णिदान पुस्तक, कर्णिदान जो लेखक है मित्रों, इन्होंने एक किताब लिखी सूरत प्रकाश, आपका इसमें चौथा ऑप्शन आएगा, पर चौथा ऑप्शन दो जगह है। दौलत विजय पूछे हैं मित्रों, ये खुमान रासो की पुस्तक है, यहाँ 3 है और आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा मित्रों, ए हो जाएगा। पद्मनाभ की पुस्तक पढ़ा चुका हूँ, कानड़देव प्रबंध है, और जग जीवन भट्ट की पुस्तक पूछे, उसका नाम क्या हो जाएगा, अजीतो उदय। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों, इसको स्टार लगा लेना, जितने स्टार लगा सकते हो उतने। और ये क्वेश्चन आपके किसी ना किसी प्रतियोगिता में, आपके प्रतियोगी परीक्षा में जरूर छपेगा, छपने वाला प्रश्न है मित्रों, तो ये याद रखना। चलो मित्रों अब फटाफट 5-7 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सिरोही राज्य प्रजामंडल का संस्थापक, कल बात की थी मित्रों मैंने, राजस्थान का गांधी किसको कहा जाता है, गोकुलभाई भट्ट को कहा जाता। इनका संबंध आपके कौन से प्रजामंडल से रहा है, सिरोही प्रजामंडल से रहा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में मंत्री परिषद के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है। ये आपके राजस्थान के जो मंत्री कितने बन सकते हैं, 30। क्यों बन सकते हैं मित्रों, थोड़ा सा देखें आप। एक 91 नंबर का एक संविधान संशोधन किया गया था, अपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। 91 संविधान संशोधन यूं कहता है कि कोई भी ऐसा राज्य जिसकी जो विधानसभा की संख्या होती है, उस राज्य की विधानसभा का केवल 15% भाग ही क्या बन सकता है, मंत्री बन सकता है। अब आपके राजस्थान में विधानसभा की संख्या कितनी है, 200। अब 200 आपके विधानसभा में आपके मेंबर है। अब आपको इसका 15% निकालना है, तो 15% अगर मैं निकालूंगा तो 200 इंटू 15/100 करूंगा। अब इसको हम 2 जीरो से 2 जीरो हटा देंगे और 15 दूने 30, तो आपके अधिकतम कितने मंत्री बन सकते हैं, 30। और 30 में ध्यान रखना एक आपके मुख्यमंत्री भी होंगे, और 29 प्लस 1 इसको बोलेंगे, तो ये टोटल कितने हो जाएंगे, 30। ये याद रखना, और इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन सलटाते हैं। भील जनजाति राज्य के किस भाग में मुख्य रूप से निवास करती है। इसका आंसर मित्रों दक्षिणी भाग, याद रख लेना। राजस्थान का दक्षिणी भाग आपके वागड़ क्षेत्र कहलाता है, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। सबसे ज्यादा भील जनजाति आपके बांसवाड़ा में है मित्रों, याद रखना। बांसवाड़ा के पश्चात इनकी जनजातियों की संख्या आपके डूंगरपुर, उसके बाद उदयपुर में है। कुछ जनसंख्या आपके प्रतापगढ़, भीलवाड़ा इनमें भी है, तो ये याद रख लेना, दक्षिणी भाग इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में व्यापारिक फसलों में नरमा किस फसल से रिलेटेड है। नरमा का संबंध याद रख लेना मित्रों, ये कपास से रिलेटेड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व, अगर सर्वाधिक जनसंख्या वाला पूछता, सर्वाधिक जनसंख्या अगर पूछे, सर्वाधिक जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश पूछे, तब तो 40% आपके किसमें है मित्रों, आपके फिर उसमें है मरुस्थल में। पर उसने पूछा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, यानी अपने इसका क्षेत्रफल तो कम है और लोग ज्यादा रहते हैं, और जनसंख्या घनत्व में पूछे तब आंसर क्या लगाना, पूर्वी मैदान। ये गलती मत करना, इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना मित्रों, ऐसे क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में उलझा सकते हैं। 2 क्वेश्चन और अंतिम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था। जसवंत सिंह, अजीत सिंह, मोटा राजा, उदय सिंह, अनूप सिंह। याद रख लेना मित्रों, अनूप सिंह आपके कहाँ का शासक है, बीकानेर का। अनूप सिंह को अपने मुगल शासक औरंगजेब जो था, उस औरंगजेब ने अपने इनको एक उपाधि दी थी, और इनको ही अपने माही मराठीव के नाम से भी जाना जाता है। तो माही मराठीव के नाम से आपके राजस्थान के किस शासक को जाना जाता है, आपके अनूप सिंह, जो कहाँ के शासक है मित्रों, ये बीकानेर के। आज का अंतिम क्वेश्चन है, राजस्थान की विधानसभा में अपने संख्या अपने बढ़कर 184 से बढ़कर 200 की गई। अब देखो आप मित्रों, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि राजस्थान विधानसभा में अभी वर्तमान में संख्या कितनी है, 200। जब पहली विधानसभा जब आपके चुनी गई थी मित्रों, इसका टाइम पीरियड आपके 1952 से 57 था। पहली विधानसभा में आपके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए की संख्या थी, वो विधानसभा की संख्या कितनी थी, 160। फिर आपके दूसरी में इसकी संख्या बढ़ाई गई थी, और फिर इसकी संख्या कितनी कर दी गई थी, 176। फिर आपके चौथे नंबर की विधानसभा में इसकी संख्या बढ़ाई 184। फिर छठे नंबर की विधानसभा में इसकी संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई, 200। तो अभी वर्तमान में इसकी 200 है। ये पूछा आपसे 184 से बढ़ाकर 200 की गई थी, कौन सी विधानसभा में की गई थी, ये आपके आंसर क्या हो जाएगा, छठी विधानसभा। तो आज का लाइव सेशन देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी मित्र कल वापस 7 बजे जुड़े मित्रों, और क्लास देखें आप रिदम के साथ। मैं कह रहा हूं मित्रों, केवल आप 12-13 दिन मेरे साथ लग जाइए। मैं कह रहा हूं राजस्थान जीके के 45 क्वेश्चन में से ज्यादा आप आराम से राइट कर पाओगे मित्रों। 50 क्वेश्चन आते बीएसटीसी में, 45 से ज्यादा क्वेश्चन कर दोगे। और मैं तो कह रहा हूँ ये आपके जो सीरीज है मित्रों, ये एसटीसी के लिए अवेलेबल नहीं है, ये तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आप सभी को शुभ रात्रि मित्रों, बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं कल शाम 7 बजे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।